अगर चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो यू विल लुक बेटर। साड़ी कॉफी चंगी है तो बूथा सही करो। लोग आते हैं चौके छक्के देखने, बिग हिटिंग्स देखने। उस वक्त डॉलर 105-6 रुपया था, जो आज 284-85 पे चल रहा है इंटरबैंक। इससे पहले लोग हंसते मुस्कुराते थे, खुश होते थे, फिर नहीं हुए तो रिकग्नाइज करना पड़ा कि बड़ा जरूरी है। मैंने कहा मैं एक तो सोलो पिक्चर ले लूं। नहीं, वापस चले बस। हकीम साहब थोड़ा सा मुस्कुरा के दिखा दे। क्या बात है सर। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ सहरिश जुहेब और मेरे साथ है फ़हीम खान। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। कॉफ़ी मेरे पास है, आप क्या नोश फरमा रहे हैं? जी कॉफ़ी ही चल रही है और आपको तो पता है कि हम तो पीते ही काली और कड़वी कॉफ़ी है, जिसकी वजह से जो है वो हमारी कोशिश ये होती है कि ज़बान से जो है वो कोई अच्छी बात निकले। वो कहते हैं ना कि जी आप ना तो ख़ुद को शहद से मीठा करें कि लोग आपको निगल जाएं, और ना ही जहर जैसा कड़वा रखें कि ज़बान पर रखते ही आपको थूक दें। और इसी की मुनासिबत से काली कॉफ़ी से मुझे याद आया कि आज का कोट ऑफ द डे जो है वो भी बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि आज मुस्कुराहट का आलमी दिन है। और इसी मुनासिबत से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का कमो बेश मफ़हूम है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। क्यों सारी साहब? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और ये सदका बिल्कुल है, और सदका तो जितना हो सके करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ब्लैक कॉफ़ी की, कॉफ़ी जो है वो काली होती है, कड़वी होती है, लेकिन अगर चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो यू विल लुक बेटर। ये हम अक्सर जगहों पर लिखा हुआ पढ़ते हैं ना कि यू विल लुक बेटर। तो मुस्कुराहट से ना वो काला कड़वा कुछ भी अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा तो मुस्कुराते जहां आप पढ़ते ना वहां लिखा होता है जी साड़ी कॉफी चंगी है तो बूथा सही करो। ये लिखा होता है अक्सर पंजाबी के अंदर। लेकिन ये है कि कॉफी की जहां पर बात निकल आई है तो बताया हमको, मुस्कुराहट से हम हट गए हैं। लेकिन कॉफी जो है वो आपको बताया बेहतरीन दुनिया की कॉफी आपको बताया कौन सी होती है? कौन सी? वो एक जानवर होता है, फिर वो आपको गूगल करने पड़ेगा उसके लिए कि जी बेस्ट कॉफी कौन सी है, फिर आप कॉफी नहीं पिएंगे, मुझे ऐसा लगता है। चले, मुझे पता चल गया कि आप जिस तरह की बातें इस वक्त शेयर करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि गूगल करने वाले खुद ही समझ जाएंगे, इसका इजहार करना जरूरी नहीं है। कॉफी लवर भी समझते हैं जी वो कौन सी कॉफी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। चले भाई, अब मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ते हैं कॉफी से और चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ा दिन, बड़ी मुहिम का आगाज। शाहीन आज नीदरलैंड के खिलाफ मैच से वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेंगे। टीम छोटी है लेकिन कौमी टीम के हौसले बुलंद, नजर जीत पर, हदफ वर्ल्ड कप पर है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल अफवाहों का बाजार गर्म। मियां साहब को वतन वापसी मौखर करने के मशवरे जेर गर्दिश। रूट प्लान में भी तब्दीली। लीगी कायद अब पहले उम्रे की अदायगी के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात दौरे पर जाएंगे। आसमान तक साथ निभाने का आज़म। लाहौर के अहमद और अनम अजीज 8000 बुलंद पहाड़ सर करने पहुंच गए। माउंट मनासलो पर कौमी परचम लहराने वाले कोपेमा जोड़े से आज आपकी मुलाकात होगी। और मुस्कुराहट चेहरे की एक आम सी हरकत दिलों को मुनव्वर करने की ताकत रखती है। तो मुस्कुराएं और खुश नजर आएं, क्योंकि आज मुस्कुराने का आलमी दिन है। यानी कि सिर्फ पिक्चर खिंचवाते वक्त नहीं बोलना है स्माइल, वैसे भी मुस्कुराते रहना है। और वैसे भी स्माइल नहीं कहते, वो तो कहते हैं जी चीज, पनीर, बटेर, जितने भी आपके जैसे जबड़ा जो है वो चिर जाए वो होते हैं। अब मेरे ख्याल में टॉप ट्रेंड की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉप ट्रेंड नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप क्रिकेट हो गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 जो है वो शुरू हो चुका है। कल मेगा इवेंट के इफ्तिताही मैच में सार्फिन ने आईसीसी के जमकर क्लास ले लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तमाशाइयों की कुर्सियों पर गंदगी के ढेर थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की अहलियत का पोल खुल गया। स्टैंड्स में गंदगी का राज भारत की जग हंसाई का बायस बन गया है। ट्रेंड में किसी ने वीडियो शेयर करते हुए नाराजगी का इजहार किया है, तो किसी ने पाकिस्तानी फैंस को वीजा जारी ना करने पर नाराजगी का इजहार किया है। ट्रेंड में अब तक 42,000 से ज्यादा सार्फिन ट्वीट कर चुके हैं और बहुत ही फारिगुल वक्त, जिसको ओपनिंग सेरेमनी कहते हैं, वो उन्होंने खैर इसी डर की वजह से कि अच्छी नहीं हो पाएगी सेरेमनी कैंसिल कर दी थी। लेकिन जो मुल्तान में हुई थी सेरेमनी पीएसएल के बाद एशिया कप की जो सेरेमनी अभी मुल्तान में हुई थी, वो तो भाई लाखों करोड़ों दर्जे अच्छी थी इससे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये जाहिर है इनकी मैनेजमेंट का पोल तो खुल गया है। शैतानियों से फुर्सत मिले तो कुछ अपने काम पर भी ध्यान दे दें आप।
ये मैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड से मुखातिब हूँ, तो ज़रा सा फिर आपको भी हजीमत का सामना नहीं करना पड़ेगा, शर्मिंदगी नहीं होगी। खैर दूसरा जो ट्रेंड है वो हैशटैग इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड है और 91,000 लोगों ने इस पर ट्वीट्स किए हैं। वर्ल्ड कप के पहले मैच में कीवीज ने आते ही इंग्लैंड के छक्के छुड़ा दिए। इंग्लैंड ने 9 विकेटों से इंग्लैंड को जो क्या ज़बरदस्त इन्होंने खेल पेश किया है। 283 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 36 ओवर्स में आसानी मुकम्मल कर लिया। तो कीवीज बल्लेबाज जो नाम उनका है ना, रविंद्रा मैं कहूँगी, वैसे बड़ा मुश्किल मुझे लगता है उनका रविंद्रा, बिल्कुल वो खिलाड़ी पाए जबरदस्त करार और इस टॉप 10 में अब तक 91,000 सारिफीन ने अपने ट्वीट्स किए हैं। तो आज का जो हमारा पहला जिस पर हमने खुलकर बात करनी है वो भी वर्ल्ड कप के हवाले से ही है, क्योंकि नेदरलैंड्स को कुछ आसान हरीफ समझा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है और 13वां एडिशन जो है वो इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी आज पाकिस्तान अपना पहला मैच हैदराबाद में। ये खूबसूरत स्टेडियम जो है गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर ये मैच खेला जाएगा और मैच हिंदुस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक यानी दिन 2 बजे शुरू होगा, जो कि लगभग यहाँ के 2:30 के करीब हो जाएगा। पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक आधा घंटा पीछे होना है, तो 1:30 बजे जो है वो हो जाएगा। कप्तान बाबर आजम पहले मैच में जीत के लिए पुरअज़्म है। नीदरलैंड एक हल्की टीम तो है नाजरीन, लेकिन उसके साथ साथ अपसेट्स भी जो है वो हमने यहां पर देखे हैं और बहुत बड़े बड़े अपसेट्स होते हैं। पाकिस्तानी टीम का इस वक्त मोराल जो है वो हाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। सहरिश मुझे ये बताइए आपका फेवरेट खिलाड़ी जो है वो आज की इस प्लेइंग 11 के अंदर कौन है? बाबर आजम। वो तो कैप्टन होगा ना, मतलब ये तो आपने कहा इजी टास्क ले लो। क्यों? चले बाबर आजम क्यों? अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, उनकी वो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन भी अगर बस ये वजह है, उसके अलावा परफॉर्मेंस ही होती है और क्या होता है? परफॉर्मेंस तो होती है भाई, लेकिन स्ट्रैटेजी भी एक चीज होती है। अगर आप कैप्टनसी की बात करें तो वहां वो फॉल कर जाते हैं। आपको सिर्फ इसलिए वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन, वो बैटिंग अच्छी करते हैं। अच्छा बैटिंग में उनका कौन सा स्ट्रोक सबसे अच्छा है? ये सुहेब साहब से पूछ लेते हैं, मैं तर्जिया नहीं दे सकती। अच्छा चले ठीक है, सुहेब साहब। अच्छा सुहेब साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मुझे ये बताइएगा कि आज की जो टीम है जिसका हमने मुकाबला करना है नेदरलैंड्स, आपके ख्याल में उसको हम आसान हरीफ समझ सकते हैं या फिर ये भाई वर्ल्ड कप है सब तैयारी के साथ आए हैं, कोई छोटे लड़के लेके नहीं आया, सब बड़े लड़के लेके आए हैं, तो हल्का नहीं समझना? बिल्कुल आपने सही कहा, किसी को हल्का ना समझें। ये वर्ल्ड कप है, चाहे वर्ल्ड कप किसी स्पोर्ट का हो, लेकिन कोई भी टीम अपसेट कर सकती है। और याद रहे पाकिस्तान 2007 में आयरलैंड से हार किया था और उससे पहले 1996 में कीनिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया था, जो उस जमाने में बहुत तगड़ी साइड होती। तो एनीथिंग इज पॉसिबल और बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अच्छा मुझे बताइएगा सुहेब साहब कि आज इस वक्त माहौल, मौसम और ये सारी चीज़ें अगर हम पता लगाएं, खैर ये तो टॉस के वक्त ही पता चल जाएगा पिच की कंडीशन क्या है, लेकिन भारत में ज़्यादातर जो पिचेस बनाई गई हैं वो तो बैटिंग पिचेस हैं और शायद इस वजह से भी क्योंकि ज़्यादा चौके छक्के लगते हैं तो ज़्यादा लोग जो है वो खुश होते हैं। कल का मैच भी हमने देखा, बड़ा ही 1 साइडेड मैच हो गया था एंड में। कीवीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब 1 साइडेड मैच हो जाता है और इतनी हुल्लड़बाजी के साथ होता है तो शायकीन क्रिकेट जो है वो अपना फैसला ले चुके होते हैं और काफी हद तक स्टेडियम से भी बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये वजह हो सकती है कि आपने बैटिंग पिचेस तैयार की हैं कि जी दोनों साइडें बड़े भरपूर तरीके से जम के खेलें? देखिए ये तो अब क्रिकेट का रुझान हो गया है सारी दुनिया में, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हो, चाहे वो कोई टूर्नामेंट हो। क्या आपको बल्लेबाजी वाली पिचेस बनाते हैं क्योंकि लोग आते हैं चौके छक्के देखने, बिग हिटिंग्स देखने, वो कॉट बिहाइंड और एलबीडब्ल्यू देखने तो नहीं आते। तो वो ये चाहते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजर होता है कि ज्यादा से ज्यादा धुआंधार बल्लेबाजी हो, और वही वजह है कि ये पिचेस जो हैं ये ऐसी बनेंगी। आपको वर्ल्ड कप में कोई ना कोई 1-2 ऐसी पिचेस दिखेंगी जहाँ गेंद नीची रहेगी, जहाँ गेंद टर्न होगी। और जैसे कल की भी जो पिच थी वो निस्बतन जरा सी स्लो थी, इतनी साजगार भी नहीं थी। वो तो उन्होंने गेंदबाजी बहुत खराब की, लाइन और लेंथ बहुत खराब। अच्छा सुहेब साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ और मैं बिल्कुल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब इस लेवल का इवेंट हो, कि जब जनाब एक मतलब सबसे बड़ा इवेंट है ना ये आईसीसी का, और उसमें पिच अगर आपकी क्वेश्चनेबल हो कि अगर स्लो है या साजगार नहीं है या बहुत फ्लैट है, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात नहीं हो जाती? डोंट यू थिंक सो कि इसको बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए? अगर हम इसमें किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी देखेंगे तो ये पूरे इवेंट पर क्वेश्चन मार्क होगा कि भाई आया कोई साजिश हुई है या क्यों ऐसा किया गया। फिर पहले जो वार्म अप मैचेस हुए हैं वो भी इन्हीं कंडीशंस में हुए हैं, तो कैसे मुमकिन है कि मतलब परफॉर्मेंस जो है वो फिर हमारी अब एकदम से इतनी ज़बरदस्त हो जाए कि लोग ही हैरान रह जाए? सुहेब साहब मुझे सुन सकते हैं आप?
जी क्या सवाल किया? मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि पिच की अभी आपने बात की कि साजगार नहीं थी, स्लो थी, फिर वार्म अप मैचेस में भी हमने देखा, तो अगर ये पिच इतनी फ्लैट हो, बैलेंस नहीं होगी, तो इतने बड़े इवेंट के लिए ये क्वेश्चनेबल बात नहीं है? देखिए मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि इस वक्त सारे ऑर्गेनाइजर्स का बड़े अरसे से 2-3 दिहाई से ये फैसला हो गया है कि बल्लेबाजी की तरफ सारे रूल्स बेंड होंगे, सारी पिच बल्लेबाजी की तरफ तैयार होगी। आप देखें ना 2 बाउंसेस पर ओवर कर दिए ताकि ऐसा ना हो कि नेगेटिव बॉलिंग हो। लेग साइड की बॉल अगर आउटसाइड लेग स्टंप पिच हो तो बल्लेबाज एलबीडब्ल्यू नहीं हो सकता, और सर्कल के अंदर आपको फील्डर रखना जरूरी है। फिर मिडिल ओवर जो है उसमें 5 के बजाय 4 फील्डर कर दिया ताकि ज्यादा चौके लगे। तो ये तो बहुत पहले रुझान हो गया था कि हर चीज बल्लेबाजी की तरफ होगी, और वो तो गेंदबाज जो है वो तो बेचारे नौकर की हैसियत रह गए हैं कि जैसे पुराने जमाने में साहब को गेंद कराई जाती थी या साहब के बच्चे को गेंद कराई जाती थी। साहब बहादुर जो है वो खेलने के लिए आ जाते हैं और बेचारों की पिटाइयां जो हैं वो धड़ाधड़ तरीके से पिटाइयां होने शुरू हो जाती हैं बॉलर्स की। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, बॉलर्स की बात निकल आई है तो आज के हमारे जो की प्लेयर्स हैं, कॉम्बिनेशन क्या रहेगा सर? शाहीन के साथ हारिस, हसन अली, क्या हमारा अटैक प्लान क्या आपके नजरिए से होना चाहिए? और बाबर ने तो इस मरतबा एक दिन पहले मेरे ख्याल में अभी तक अनाउंस किया नहीं है जो उनकी रीत है। देखिए हसन और शाहीन के, आप चाहे हसन अली को लें चाहे मोहम्मद वसीम को लें, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। और हसन अली को गालिबन दिया जाएगा, उनकी जरा सी पेस ज्यादा है निस्बतन, और कुछ बाबर भी चाहेंगे कि वो कमजोर टीम के, जो निस्बतन कमजोर टीम है इस वर्ल्ड कप में, उसके खिलाफ 2-3 विकेटें ले लें तो हसन अली का सिलेक्शन जस्टिफाई हो जाए। अच्छा जी, हसन अली का तो सिलेक्शन देखें अभी तक तो क्वेश्चन मार्क है। ये आपने बहुत ही जबरदस्त बात यहां पर ला करके छोड़ दी है कि अभी तक हसन अली का सिलेक्शन जो है वो जस्टिफाई नहीं हो सका है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, पर अब हम उससे आगे निकल चुके हैं। अब हमें इवेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए और इवेंट पर ही गौर करना चाहिए। आज का मैच भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी 14 तारीख को खेले जाने वाला मैच है जो हम इंडिया के साथ खेलेंगे। तो सर मुझे ये बताइएगा कि आज अगर फखर से ही हम ओपन कराते हैं और खुदा ना खास्ता फखर नहीं चले, तो क्या ये चांसेस हैं या ये होना चाहिए आपके एक्सपर्ट ओपिनियन में कि इंडिया के मुकाबले में फखर को बिठाया जाए, या आज भी हम वही राग लापेंगे कि फखर इंडिया के खिलाफ चलते हैं, चलते कब हैं ये नहीं पता? नहीं, मैं तो चाहूंगा कि फखर को रेस्ट दिया जाए आज के मैच में भी, बिकॉज आज के मैच में अगर उन्होंने इन गेंदबाजों के खिलाफ 50-60 बना दिए फिर वो कहेंगे जी अगले 3 मैचेस के लिए पक्के हैं। लेकिन जो अगले बॉलर्स आ रहे हैं, बुमराह हो गए, ठाकुर हो गए, यादव हो गए, और सिराज सबसे डेंजरस, तो उनके खिलाफ फिर प्रॉब्लम होगी फखर को। तो मैं तो चाहूंगा कि आज से आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाएं, और कोई बईद नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये रिजवान को भी भेज सकते हैं। 2015 में जब हफीज वापस चले गए थे 2015 के वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, तो हालांकि इन्होंने नासिर जमशेद को बुला लिया था रिजर्व में, लेकिन यूनुस खान को ओपन भेज दिया था अगेंस्ट इंडिया इन द वेरी फर्स्ट मैच। बिल्कुल ऐसा ही था, तो ये सरप्राइज जो है वो दे सकते हैं। अच्छा ये बताइए सर कि सऊद और आगा में से किसका चांस लग रहा है? देखिए अगर तो ये रिजवान से ओपन कराते हैं तो सऊद भी खेलेगा, सलमान आगा भी खेलेगा, इफ्तिखार अहमद भी खेलेगा। और अगर ये नहीं रिजवान से नहीं अब्दुल्ला शफीक से ओपन करवाते हैं तो फिर मैं तो सऊद शकील को बल्लेबाजी करवाऊंगा, सेलेक्ट करवाऊंगा। अच्छा वैसे उनको उतना सुहेब साहब खिलाया तो नहीं गया, लेकिन उन्होंने जितना खेला है बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, और शादाब को अगर बिठा दिया जाता और इन लोगों को मौका दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर ना होता। तो मेरा जो ख्याल है वो रुझान है वो सलमान अली आगा को ये सेलेक्ट करेंगे, हालांकि सऊद शकील को करना चाहिए। और दूसरा आपका क्या सवाल था? अच्छा मुझे ये बताइएगा सुहेब साहब, अगर तो टॉस होता है तो आपका क्या ख्याल है? बैटिंग पिचेस हैं, हम लोगों को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, उसके बाद फिर चेज करना होगा, मुश्किल काम पहले कर लेना चाहिए, फिर आसानी की तरफ जाएं, क्या ख्याल है? पाकिस्तान का जो एक रुझान रहा है वो टॉस जीत के फील्डिंग ही रहा है। उसकी वजह ये है कि ये ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट समझते हैं जब ये चेस कर रहे होते हैं। इनके लिए टारगेट सेट करना बड़ा एक मुश्किल काम होता है, चाहे कमजोर साइड हो चाहे मजबूत साइड हो। मुझे तो लगता है कि बाबर आजम टॉस जीतेंगे तो वो पहले फील्डिंग ही करेंगे। अच्छा पहले फील्डिंग की तरफ रुझान रहेगा। ये बेसिकली ये ऐसा रहा क्यों है? क्योंकि अगर हम बड़े मैच की बात करें तो बड़े मैच में भी हमने एग्जैक्टली ऐसे ही किया है, लेकिन उसके बाद हम काफी जगहों पर ऐसा हुआ है कि हम चौक हो गए हैं। एशिया कप में भी हमने देखा हम आगे नहीं बढ़ पाए,
और बड़े बुरे तरीके से इंडिया से तो खैर हम हारे थे, वो एक और बात है कि जी 2 दिन का मैच कर दिया गया, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए तो नहीं हुआ था, इंडिया के लिए भी हुआ था, तो मैच बराबरी का ही था मेरे नाकिस राय में। तो फिर ऐसा होता क्यों है? ये हमने अपने जहन में इबाहम क्यों बनाया हुआ है कि हम चेस तो कर लेंगे इजीली? देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना, इनके जहन में तेज खेलना उस वक्त जरूरी होता है जब ये चेस कर रहे होते हैं। अगर ये पहले बल्लेबाजी करते हैं तो हर बंदा अपने लिए खेलता है कि मेरे 50 हो जाए, मेरे अगले 2 मैच पक्के हो जाए, मेरी पॉकेट मनी पूरी हो जाए। तो ये साइकी है पाकिस्तानी बल्लेबाजों की, जब ये पहले बल्लेबाजी करते हैं कि ये अपने लिए खेलते हैं। जब टारगेट सामने होता है तो एक मजबूरन इनको तेज खेलना पड़ता है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि देखें, अगर आज आप हॉलैंड के नेदरलैंड्स के खिलाफ पहले बल्ले फील्डिंग करते हैं तो आप ये कोशिश करेंगे कि जैसे कल न्यूजीलैंड ने 35-40 ओवर में अपना टारगेट पूरा कर लिया, आप कोशिश करेंगे आप 35-40 ओवर में रन रेट बढ़ा के टारगेट पूरा करें। ये आपके पास मौका होता है छोटी टीमों के मुकाबले में खेलने का कि आप अपने रन रेट को अच्छा कर सकते हैं, और टूर्नामेंट में एंड में जाकर के हमें पता चलता है कि रन रेट कितनी अहमियत रखता है जब सबके कैलकुलेटर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये वजह है। अच्छा सुहेब साहब, एक बात और बताइएगा जो कि लोग बहुत जानना चाह रहे हैं, क्रिकेट फैन अबरार को देखना चाह रहे हैं, प्लेइंग 11 में उनके आने की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है कि कोई प्लेयर परमानेंटली इस वर्ल्ड कप से इंजर्ड होकर बाहर निकल जाए। अच्छा, इतनी मेजर इंजरी होगी तो ही अबरार आएंगे वो, क्योंकि वो रिजर्व में आए, जाहिर सी बात है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है कि जी अगर एक आध मैच के अंदर बिठा दिया जाए तो वो आ जाए? नहीं, टेक्निकल कमेटी सिर्फ उस वक्त रिजर्व प्लेयर को अंदर कराएगी जब वो इत्मीनान हो जाएगा उनको कि जिस प्लेयर को आप बाहर कर रहे हैं वो मेडिकली फिजिकली अनफिट है। सही। अच्छा वैसे क्या लग रहा है आपको सुहेब साहब, अगर आज जैसे कि शाहीनों ने नेदरलैंड का मुकाबला करना है, स्कोर कितना होना चाहिए जो कि फिर चेजेबल भी होगा और हम मैच जीत जाएंगे? देखिए, अगर आप नेदरलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं तो आप 300 सवा 300 मिनिमम होने चाहिए। कोई और टीम होती तो मैं कहता 350 पौने 400 होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में 350 में आप इनको पकड़ लेंगे विद योर बॉलिंग इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका सुहेब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने क्रिकेट पर दिल खोल कर सुना दिया। और अब हमें आगे बढ़ना है और अब कुछ बात हमें करनी है। शेर आया और शेर आ रहा है। फिर ये भी खबरें दरमियान में गर्दिश कर रही हैं, कुछ इल्तवा का शिकार हो गया है, कहा जा रहा है कि जी ताखीर से आएंगे। तो कुछ ऐसी र्यूमर्स क्यों हैं, जबकि टिकट भी कट गई थी और अब गहमा गहमी आगे जो है सियासी वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस वक्त नून लीग के रहनुमा कैसर शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ये अफवाहों का बाजार फिर से क्यों गर्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसर साहब, ये खबरें क्यों फिर से आ गई हैं गर्दिश में कि मियाँ साहब रुक गए हैं, डॉक्टर्स ने उनको आने से मना कर दिया है? जी देखिए, हमारे पास तो ये खबर नहीं है, लेकिन आप जो कह रही है मुख्तलिफ मीडिया कह रहा है। अब देखिए, ये सियासत में इस किस्म की खबरें तो रहती हैं। जब तक 21 अक्टूबर तक मियाँ साहब आ जाते हैं तो क्योंकि मेन टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, हर बंदा इसको डिस्कस कर रहा है। और फिर सियासत में ऐसी बातें जो है वो कोई ऐसी नई चीज नहीं है सियासत में। जो नहीं नई चीज नहीं है कैसर साहब, लेकिन देखिए कयास आराइयां जब होती हैं, कहीं पर कोई इबाम दिया जाता है, तभी वो हकीकत का रूप ले लेती है। क्योंकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब के लंदन जाने के बाद बहुत सारी तब्दीलियां देखने में आई, एटलीस्ट रूट तो चेंज हो गया। इस बात से तो आप भी एग्री करेंगे कि अब वो उम्रा करने के बाद सऊदी अरब जाएंगे और फिर वहां से आएंगे। कुछ चीजें ऐसी हुई, कुछ वाकयात ऐसे हुए लाहौर के अंदर शहबाज शरीफ साहब के साथ, जिसके बाद ये भी तासुर दिया जा रहा है कि उन्होंने भी बताया कि अभी थोड़े मामला बेहतर नहीं है। तो ये सारी चहमगोइयां तो चल ही रही हैं, आप इसकी तो तस्दीक करेंगे? जी चहमगोइयां तो चल रही है, इसकी तस्दीक आपके सामने है। ये जो आप भी बात कर रहे हैं तो चहमगोइयों की बुनियाद पर ही कहते हैं ना। तो सर इसीलिए तो आपकी मदद ली है हमने कि इन चहमगोइयों को जरा हकीकत का रंग पहनाते हैं और आपसे कोई ऐसी खबर निकालने की कोशिश करते हैं जो कि नाजरीन के लिए भी एक सुकून का बाइस बने, हमारे लिए भी कि जी 21 तारीख को मियाँ साहब खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वापस आ रहे हैं, ये तय हो चुका है। जी हम तो पूरी प्लानिंग की हुई है और पूरी तैयारियां कर रहे हैं। जिस किस्म की भी हर जगह पूरे मुल्क में मियाँ साहब की आमद पे और उनको इस्तेकबाल करने के लिए और ये पहुंचने के लिए ना कि वो जब वो आ जाएं तो उनके बाद हमने तो प्लानिंग कर दी है। मैं आप चंडियोट में था अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में,
तो 5-6 दिन हम यही तैयारियां करते हैं, अपने कन्वेंशन की भी किया, पूरे मीटिंग हो रही हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं और जो है ना इंतजामात को देख रहे हैं। इंशाल्लाह मियां साहब 21 तारीख को आएंगे। अच्छा चले कैसर साहब, मुझे ये बताइएगा, आप बता रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं और मियां साहब भी इंशाल्लाह आ जाएंगे, लेकिन हमने तो ऐसा सुना था कुछ कि मियां साहब के आने के बाद ही बाकायदा तौर पर कैंपेन का आगाज भी होगा, लेकिन आप लोगों ने जलसे भी शुरू कर दिए हैं, फिर मीटिंग्स भी हो रही हैं, कारकुनान को मुतहरिक भी किया जा रहा है। बयानिया क्या है इस दफा आप लोगों का? जी बयानिया हमारा बड़ा वाज़ेह है, बयानिया वाज़ेह है। हम कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 2017 में की, उस वक्त तक पाकिस्तान के मामलात बहुत बेहतर थे। अब पिछले 6 सालों में जो हुई, जो गिरावट हुई, यानी हमारी दुनिया की 24वीं इकानमी 47 नंबर पे आ गई। तो सिर्फ ये 6 साल में ये तब्दीली हुई। और आप डॉलर देख रही हैं कि उस वक्त डॉलर 105-6 रुपया था, जो आज 284-85 पे चल रहा है इंटरबैंक। तो आप अंदाजा कीजिए इसी तरह चीजों की महंगाई जो है, महंगाई बिल्कुल कैसर साहब है, लेकिन पता है आपको इस बयानिए पर भी जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि पहले मियां साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा वो गर्म किस्म का आया था, उसके बाद फिर कुछ उसमें तब्दीली भी हुई। अच्छा, अब ये जो एक डील का तासुर बिला वजह दिया जा रहा है, मैं चाहूंगी जरा इस पर आप अपनी राय दीजिएगा। इस तासुर को नून लीग को खत्म करना पड़ेगा या फिर ऐसी बातें होती हैं और खत्म हो जाती हैं खुद ही? सियासत में ना आपकी देखिए, हर पार्टी चाह रही है, हर पार्टी कहती है, आपने पीपल पार्टी को सुना, बार बार उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी से प्राइम मिनिस्टर हो। हमारी तरफ से भी हम अपनी पार्टी के लिए बड़ा हमें है जरूर वसूख से हम कहते हैं कि हमारी पार्टी, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, और मियां साहब के आने से एक जोश व खरोश बढ़ रहा है। कुछ बहुत अरसे से मियां साहब नहीं थे, उनके लोग उनके एक बड़े हरदल अजीज लीडर है। आज भी पाकिस्तान के सबसे कामयाब और सबसे जिन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए, 3 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो ये क्या सराइयां भी अपनी जगह पे रहेंगी। और फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, लोग अगर ये इसका ना कि अगर ये इम्प्रेशन अब से बन गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत में आ रही है, तो लोगों ने तो इसको निगेट नहीं किया ना। इम्प्रेशन ही बनता है ना लोगों के साथ, पॉलिटिक्स तो लोगों के साथ है ना, तो इम्प्रेशन है तो लोग उसको इंडोर्स कर रहे हैं ना। और हर जगह यही बातें हो रही हैं आपके सामने है। क्यों दूसरी पार्टियां महसूस कर रही हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी रही। लेकिन कैसर साहब, माजरत के साथ यहाँ पर एक ये भी तो राय कायम हो चुकी है कि जो 2017 का आप हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल वहां हालात बहुत बेहतर थे, पर उन पर ये जो पीडीएम के 16-17 महीने हैं ये भारी आ गए हैं। और अब आवाम के सामने ये तासुर दिया जा रहा है, जिसके बारे में कई मरतबा आपकी क़यादत भी कह चुकी है कि हमने मुल्क बचाया है अपनी सियासत दाव पे लगा के। इस चीज को कैसे दुरुस्त करने का आप लोगों ने सोचा है? क्योंकि अब तो जलसे वगैरह भी शुरू हो गए, जैसा कि सहरिश ने भी आपसे पूछा भी था कि इस बार आपका नारा क्या होगा। हमेशा नून लीग जो है वो एक नारे और एक सोच के साथ आती है, जैसे कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, जैसे वोट को इज्जत दो। तो इस बार अवाम के लिए क्या रिलीफ लेकर आ रहे हैं आप नारे की सूरत में? जी, नारा तो सामने आ जाएगा, जो भी नारा होगा वो मियां साहब के आने पे ही सामने आएगा, फहीम खान। और दूसरी बात आपने जो ये कहा कि 16 महीने की बात, जिसमें बिल्कुल दुरुस्त बात है कि 16 महीने में जो हम तो सिर्फ डिफॉल्ट के बचाने में लगे थे, क्योंकि जो छोड़ा जिस तरीके का 16 महीने पहले, यानी 12 मई 2022 को मेरी एक तकरीर है तफसील से कौमी असम्बली में, जिसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पे है। सबसे चले जी, सभी मुंतजिर हैं कि मियां साहब आए और ये वेंटिलेटर हटाएं, क्योंकि वेंटिलेटर पर तो अब भी है। बहुत शुक्रिया आपका कैसर शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। बिल्कुल। और नाजरीन, लेने जा रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, दुनिया बोल है में आपका इंतजार रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अब एक बहुत अहम इशू, बहुत गर्म इशू जिस पर हम बात करेंगे। अमेरिका का भारत पर सिख रहनुमा के कत्ल की तहकीकात में कनाडा से ताउन पर जोर, और वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन ने भी सिख रहनुमा के कत्ल का मामला भारतीय वज़ीर ख़ारजा के सामने उठाया। उधर अमरीकी महकमे ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि अमरीका खालिस्तान को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार देता है। इस सिलसिले में बात करने के लिए माहिर कौमी सलामती सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो।
जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। अली साहब, सबसे पहला सवाल तो मैं यही जानना चाहूंगा कि बैनुल-अक़वामी तौर पर जब ऐसा कोई वाकया पेश आता है तो जो सैंक्शंस लगाई जाती हैं दूसरी कंट्री पर, जैसे कि इस वक्त कनाडा में भारतीय सफीर को भी जो है वो वापस भेज दिया गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसका ऑपोजिट रिएक्शन आ रहा है और भारत की तरफ से बयानिया जारी किया जा रहा है कि जी आप एक ऐसी तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं खालिस्तान को जो कि इंडिया तोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली जो है वो फिलॉसफी यहां पर नजर आती है। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मुख्तसरन हम इसके 3 पहलू पहले देख लेते हैं। पहली बात यह है कि ये अब जो मामला है सिख रहनुमा की हलाकत का, ये सिर्फ भारत और कनाडा बायलैटरल या 2 तरफा मामला नहीं रह गया है और ये बतदरीज एक आलमी मामला और मसला बनता जा रहा है। जो बड़ी मगरबी ताकतें हैं, खुसूसन अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, उनकी क़यादत भी इसके हवाले से तशवीश का इजहार न सिर्फ करती रही है बल्कि कर रही है। दूसरा मामला ये है कि आप बायलैटरली यानी 2 तरफा तौर पे भी कनाडा और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो मुख्तलिफ डोमेन्स में खराब होते हुए देख रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक डोमेन में हो, चाहे वो इकोनॉमिक डोमेन में हो, या चाहे तिजारती या किसी और डोमेन में हो। आपने जो सिफारती मामले का हवाला दिया है, चंद दिन पहले भारत ने तकरीबन 41 जो सफारतकार हैं कनाडा के, उनको 10 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ देने का हुक्म दिया है। और दूसरी जानिब जो है कनाडा जो है वो भी बाकी आलमी बरादरी और आलमी ताकतों को कन्विंस कर रहा है कि वो भारत पर न सिर्फ दबाव डालें बल्कि अपनी पॉलिसी को भी रिव्यू करें। तो इन सारी सिचुएशन में जो सबसे वाज़ेह बात आपको नजर आ रही है 18 जून से जब सिख रहनुमा को कत्ल किया गया उस दिन से, वो ये है कि भारत की अप्रोच ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और जो असल मामला है कि भारत और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं एक दूसरे मुल्क के अंदर टारगेटेड किलिंग और असैसिनेशन में। सैयद मोहम्मद अली साहब, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मुझे ये बताइएगा, अभी जैसा कि आपने बताया कि ठीक है इन्वॉल्व हैं और जाहिर है उनके पास कोई ना कोई शवाहिद थे, तभी एक इतनी बड़ी रियासत का प्राइम मिनिस्टर वसूख के साथ आके बात कर रहा है और कह रहा है कि जी ये इस कत्ल में मुलव्वस है। अभी मैंने कुछ भारतीय सहाफ़ियों को सुना है, 2-3 बातें उन्होंने कुछ इस तरह की की है, मैं चाहूंगी कि उसका बेहतर जवाब आप दे सकते हैं। नंबर 1 तो उसने ये कहा कि जब भारत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत आपके साथ तहकीकात में ताउन भी करे, और अगर आप इल्ज़ाम लगा चुके हैं दैट मीन्स कि आपके पास शवाहिद मौजूद है ना, तो फिर आपको ताउन भी क्यों चाहिए जब आप एक ठोस बात सबूत के साथ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपके शवाहिद भी ठीक नहीं है, ये आप सच नहीं बोल रहे, इसका जवाब दीजिएगा। और सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि हम अब जितने भी कैनेडियन सिख हैं उनको वीज़ा भारत नहीं दे रहा, उस पर पाबंदी लग गई है, तो कहाँ बनाएंगे खालिस्तान? टोरंटो में। तो इस पर भी बताएगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए बुनियादी बात ये है कि ये एक दिन का मामला नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि 2021 और 22 से तकरीबन जो कैनेडियन रियासती इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके पास ये शवाहिद और इत्तलात मौजूद हैं कि जो सिख रहनुमा कनाडा के अंदर हैं अमूमी तौर पे और खुसूसन जिनको हलाक किया गया 18 जून को बदकिस्मती से, उनको भारत की जानिब से थ्रेट्स भी दिए जा रहे थे और जो सिख कम्युनिटी अमूमी तौर पे ये बात जानती है कि भारत से उनको खतरा है। तो ये कोई हैरानकुन बात नहीं थी अनफॉर्चुनेटली 18 जून को उनकी हलाकत। दूसरी बात यह है कि उनकी हलाकत से चंद दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पे जो कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने फॉर्मली उनको वार्न किया था कि आप एहतियात करें और आपको भारत की जानिब से खतरा है। बदकिस्मती से वो हलाक हो गए और उसके बाद पिछले 3 माह में बतदरीज मुख्तलिफ हाई लेवल के राब्ते कनाडा ने भारत से किए हैं, जिसमें उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं वो 2 दफा भारत का दौरा कर चुके हैं उन शवाहिद के साथ। और देखिए चूंकि कनाडा भारत से गुड फेथ में ये तवक्को करता था कि अगर वो एक अपने आप को एक जिम्मेदार मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी समझता है तो वो इन्वेस्टिगेशन में ताउन करे और अगर
उसके कुछ शवाहिद सामने आते हैं तो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको करार वाकई सजा दी जाए और उनको सामने लाया जाए। अगर भारत ताउन नहीं करता फिर? जी, मैं वही अगली बात यही कहने जा रहा हूँ कि लेकिन चूंकि उन्होंने ये मामला भारत के वजीर आजम के लेवल तक उठाया और आलमी लीडर्स भी अब भारत पे जोर डाल रहे हैं, तो और उसका ताउन ना करना ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत ना सिर्फ इन्वॉल्व है, कनाडा के पास शवाहिद हैं जो वो आलमी बरादरी से शेयर कर रहा है, और भारत जो है उसकी पॉलिसी मामले को डाइवर्ट करने की है और ताउन ना करने की है। तो ये इटसेल्फ एक डिप्लोमेटिक मामला है, स्ट्रेटेजिक मामला है, रादर देन के एक क्रिमिनल और लीगल इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इसलिए आपकी बात बहुत अहम है, भारत चूंकि इन्वॉल्व है और हाईएस्ट लेवल पे डिसीजन मेकिंग हुई होगी ऑब्वियसली कि जनाब G7 के नेटो के एक मेंबर कंट्री जो है उसके अंदर एक कैनेडियन नेशनल को असैसिनेट करने का फैसला हाईएस्ट लेवल पे लिया गया होगा, तो इसलिए वो बिल्कुल भी ताउन करने की जो है तवक्को है वो खत्म हो रही है। और कनाडा, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए। देखें, कनाडा और मगरबी ताकतें जैसे जैसे भारत की जो असल सोच और जहनियत है उसका इदराक कर रही हैं, तो वो भारत की हकीकत भी जान रही हैं और उसके हवाले से जो एक जिम्मेदाराना रवैया था या तवक्कुआत थी चाइना को कंटेन करने, इंडो पैसिफिक पे एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनने और उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप देने या न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप देने, इन तमाम मामलात पे मैं समझता हूँ ये जो मगरबी ताकतें हैं वो भारत के साथ जो उसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की रिलेशनशिप है उसको एक हकीकत पसंदाना अंदाज में अब रिव्यू करने पे मजबूर हो जाएंगी, सिर्फ इस वजह से कि देखें उनको तो ये तवक्को थी कि वो हमारा हलीफ बनेगा चाइना के अगेंस्ट। वो तो खुद जो लोग उनको टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, एक्सेस टू वेपन सिस्टम्स दे रहे हैं, खुद उन्हीं के शहरियों को। मोहम्मद अली साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पर मैं चाहूंगी, जैसा कि मैंने अभी आपसे पूछा कि एक तो वीजों पर जो पाबंदी सिख कैनेडियंस के लग गई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? सेकेंडली, खालिस्तान तहरीक को लेकर भारतीय सहाफियों का ये मौकिफ है कि वो जो एक पाइप था ना जिसमें हवा भर रही थी खालिस्तान की तहरीक को लेकर या खालिस्तान बनाने के हवाले से, उसमें एक मोदी साहब ने डेंट डाल दी है, तो लिहाजा वो इस चीज को अपने हक में समझ रहे हैं। इस पर बताइएगा आपका मौकिफ क्या है? देखिए, ये बात, इस बात में वजन है कि जब एक मशहूर जो सिख रहनुमा हैं उनको भारत ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए से कनाडा में हलाक किया है, तो इसको जाहिर बात है जो वहाँ की सिख कम्युनिटी है उसने बहुत संजीदगी से लिया है। लेकिन बजाय कि वो डर जाएं, खौफजदा हो जाएं, आप देखें कि जो सिख कम्युनिटी है चूंकि कनाडा में काफी ऑर्गेनाइज्ड है, पॉलिटिकली अवेयर है, इन्फ्लुएंशियल है, वेल ऑफ है, पॉलिटिकली कॉन्शियस है, तो उनका भी जो कनाडा की हुकूमत और रियासती इदारे उनके ऊपर दबाव है कि इस मामले पे रिट्रीट ना किया जाए, इस पे बैक ट्रैक ना किया जाए, भारत पे दबाव बढ़ाया जाए और आलमी सतह पे भारत की हकीकत जो है वो एक्सपोज की जाए, इकोनॉमी, ट्रेड और दीगर मामलात में जो ताल्लुकात हैं उनको डाउनग्रेड किया जाए। तो मैं समझता हूँ जो दाखिली सियासत है कनाडा की, उसके अंदर एक चूंकि जमहूरियत है तो जमहूरी निज़ाम में जो है जो अवाम की ख्वाहिशात हैं खुसूसन सिख कम्युनिटी की, वो इंश्योर करेंगी कि जो कनाडा की सियासी क़यादत है वो इस मामले पे बैक ट्रैक ना करे, डी एस्केलेट ना करे, इसलिए कि बेसिकली भारत ने अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट किया है और जो मगरबी और आलमी ताकतें हैं उनकी पेशेंस और टॉलरेंस को ओवर एस्टिमेट किया है, अंडर एस्टिमेट किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मौका है और इसके जरिए से न सिर्फ जो मगरबी दुनिया और ताकतें हैं वो भारत की वो असलियत जानेंगी जो कि पाकिस्तान तो बहुत अरसे से कह रहा था, लेकिन अब उनको अंदाजा हो रहा है कि ये सिर्फ मुसलमान, कश्मीरी, सिख जो हैं वो उनके टारगेट नहीं है, बल्कि पूरा आलमी निज़ाम जो मगरबी ताकतें हैं वहां भी भारत की रियासती दहशतगर्दी, टारगेटेड किलिंग और असैसिनेशन की पॉलिसी। सैयद साहब, आपने भी जिक्र किया जब भारत का और ये कश्मीर का, सिखों का और जितने भी नक्सली हैं, जितने भी वहां पे तहरीकें चल रही हैं, इन सब का, तो सर एक बुनियादी सा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसे एलैबोरेट कीजिएगा
कि सर जब इंडिया पर अंग्रेज काबिज थे तब उन्होंने जी फ्रीडम फाइटर्स निकाले और पूरी की पूरी एक तहरीक चलाई। उस वक्त भी सिखों ने जो है बड़ी कुर्बानियां दी, जलियांवाला बाग भी हुआ, फिर आगे जाकर के जो है जी 1984 पे जब आज़ादी मिल गई तब जाकर के एक ऑपरेशन कर दिया गया सिखों के खिलाफ, जिसके बाद ये खालिस्तान की तहरीक जो है ऑफिशियली जो है काफ़ी इसे बूम मिला, काफ़ी बूस्ट मिला और ये आगे बढ़ी। अब वहां पर तो फ्रीडम फाइटर आ रहे थे, इसी तरीके से इंडिया ने सारे फ्रीडम फाइटर्स को, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो तमिल में हो, चाहे वो सिख हो, उन्हें टेररिस्ट का रूप दे दिया है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो बहुत ही बारीक सी लाइन होती है फ्रीडम फाइटर्स और टेररिस्ट के बीच में, आप इसका फर्क जो है वो यहां पर आवाम को बयान करके बताएं। जी बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है जो हम इस मामले में इग्नोर कर रहे हैं वो ये है कि देखिए सिख जो हैं उनका मिजाज और उनकी जो सोच है वो बड़ी हुर्रियत पसंदाना गैरतमंद है और वो किसी के मतलब दबाव में नहीं आते, उनकी सोच और मिजाज भी इसी किस्म का है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखें किसी भी मजहब के मानने वालों की जो सबसे ज्यादा अहम और मुतबर्रक तरीन जो यानी कि इबादतगाह है गोल्डन टेम्पल, उस पे भारत ने पॉलिसी के तहत एक लार्ज स्केल फौज कशी की थी और हजारों सिखों को वहां पे हलाक किया था। तो वो जो एक आइडियोलॉजिकल कंसर्न है, जो ग्रीवेंस है, वो पूरी दुनिया के सिखों को है, वो सिर्फ कनाडा के सिखों का कंसर्न नहीं है। ये एक पूरी सिख कम्युनिटी, आप ऐसे समझे कि कोई नाउजुबिल्ला खाने काबा पे हमलावर हो जाए या कोई वेटिकन सिटी के ऊपर फौज कुशी कर दे, तो आप देखें कि ये पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा ग्रीवेंस है। जिसके बाद आपको पता है कि इंदिरा गांधी को भी हलाक किया गया। तो बात यह है कि ये एक आलमी मसला है और बतदरीज बनेगा और इसका असर बतदरीज सिफारती मामलात पे, सिक्योरिटी के मामलात पे भी पड़ेगा और भारत के अंदर भी जो है चूंकि बहुत जुल्म सितम है, मीडिया पे पाबंदियां हैं, इस वजह से हकायक सामने नहीं आते। लेकिन आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि जो जिस जज्बे का मुजाहरा वो सिख कर रहे हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया में मुकीम है, उसका असर न सिर्फ भारत के अंदर पड़ेगा बल्कि आप देख रहे हैं कि बदतमीजी आवाजें अमेरिका और अमेरिकी कांग्रेस के अंदर भी बुलंद हो रही है। बिल्कुल, अमेरिकी कांग्रेस में इसका असर नजर भी आ रहा है। तभी यही वजह है कि अमेरिका की तरफ से भी जोर दिया जा रहा है कि मुकम्मल ताउन किया जाए कनाडा के साथ ताकि इन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। ये मामला चूंकि मेरा नहीं ख्याल कि भारत को अंदाजा भी होगा कि इतना ये सुलग जाएगा, यहाँ पे इतनी कशीदगी जो है वो इसमें बढ़ जाएगी कि उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। जाहिर है अभी आलमी ताकतें हैं जो कि इस वक्त प्रेशर डाल रही हैं और G7 का मेंबर है, नेटो का मेंबर है कनाडा, कोई छोटी रियासत नहीं है जिसने ये इल्जामात लगाए और अब वो ताउन भी उनको दरकार है जो कि आपको करना पड़ेगा, प्रेशर है नहीं तो। और दूसरा वही इनकी तिजारत बड़ी मुतासर होगी, तिजारत तो मुतासर होगी, लेकिन सबसे बड़ा जो डेंट लगा है मोदी सरकार को, जो एक स्वच्छ भारत का चेहरा लेके निकले थे, साफ सुथरा भारत, जो इसके पीछे उन्होंने अपने गुजरात के सारे मज़ाहिम जो कि बुचर ऑफ गुजरात के नाम से वेस्ट में जाने जाते थे, ये सारे अपने अज़ाइम जो है वो छुपा रखे थे इन्होंने इस चेहरे के पीछे और इस वजह से जो है वो अब ये सामने आया है। अली साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो एक इमेज था जो कि मोदी सरकार का कई सालों से एक इमेज बनाया जा रहा है कि जी हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, बड़े सेकुलर हैं, हमारे यहाँ कोई मसले मसाइल नहीं है, माइनॉरिटी को भी सपोर्ट दिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, इस इमेज के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट लगते हुए आपको भी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, ना सिर्फ ये डेंट लग चुका है बल्कि मैं कहूँगा कि इसको यूं देखना चाहिए कि भारत का जो हकीकी चेहरा है वो इस वाकये के बाद दुनिया के सामने आश्कार हो गया है और इसके असरात जो हैं सिफारती डोमेन में, इसके साथ ही साथ तिजारत में, दिफा में, सियासत में, हर जगह पड़ेंगे। जो भारत का देखें, अगर वो अपने आप को दुनिया की एक बड़ी ताकत मनवाना चाहता है और उसके लिए मगरबी ताकतों की डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मोरल सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है, तो ये सबसे बड़ा डेंट है जो कि उसकी हकीकत को जिसके जरिए से आश्कार हुई है। तो अब आप देखिए यूएस, आपने अमेरिका का हवाला दिया, तो देखिए अमेरिकी कांग्रेस के मेंबरान जो हैं, जिस तरह इल्हान उमर ने ये इस पे एक ब्रीफिंग मांगी है कि कहीं जो सिख लोग हैं अमेरिका के अंदर उनको भी उन्हीं खतरात का सामना तो नहीं है जो कि कनाडा में मुकीम सिखों को है। इसके हवाले से उन्होंने एक ब्रीफिंग मांगी है अमेरिकी रियासती इदारों से।
तो इसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर भी जो हाईएस्ट लेवल पे ये तशवीश बढ़ रही है कि भारत जो है उसका जो टेररिस्ट माइंडसेट है, हेट्रेड के टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स है, जो उसकी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की पॉलिसी है और उसकी जो टारगेट किलिंग ऑफ मुखालिफिन है, ऐसा ही है अली साहब के भारत की जितनी भी ये पॉलिसीज हैं, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज जो हैं, ये अब खुल के सामने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही डिटेल में जो है वो सारी बातें जो है वो हमें बताई हैं। और नाजरीन अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, क्योंकि जुम्मे का दिन है और आज के स्पेशल सेगमेंट आलिम के बोल में बात होगी दीन इस्लाम में दीगर मज़ाहिब के लोगों का एहतराम, और इसी हवाले से हमें जो है वो ज्वाइन कर लिया है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने। तो बिना वक्त ज़ाय किए मैं चाहूंगा कि उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। अस्सलाम वालेकुम, बड़े खुशामदीद कहते हैं सर आपको। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अच्छा मुफ्ती साहब आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि जो भारत के अंदर हो रहा है, एक सिखों के, भारत ने जो कनाडा में किया है, सिखों को मारने का काम शुरू कर दिया है। फिर यहाँ पर अगर आप भारत को ही देखें तो सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें आपने देखा है कि जी मुसलमानों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो ये जितने भी बैनुल मज़ाहिब की अगर हम बात करें, सारे मज़ाहिब को साथ लेके चलने की बात करें, तो इस वक्त बहैसियत मुसलमान और मुस्लिम रियासत जो है वो हम कहाँ पर खड़े हैं, और ये जो दो कौमी नज़रिए का इस वक्त हमें साफ साफ जवाब यहां पर नजर आ रहा है। जो लोग वहां रह गए थे जो कहते थे कि जी आप नहीं करेंगे, फैसला सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, आपको आजादी नहीं मिलेगी। तो इस वक्त जो इंडिया में हो रहा है और जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है दीगर मज़ाहिब के साथ, मैं चाहूंगा उसका कंपैरिजन जो है वो आप बताएं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमारे अल्लाह ताला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई हैं। बहसीयत मुसलमान हमारा यकीन है कि अल्लाह के नबी ने जो कुछ भी फरमाया है वो अल्लाह ताला के हुक्म से इरशाद फरमाया है और वो बिल्कुल सच है, जैसा कहा है वैसा होके रहेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कुफर एक ही जमात है, चाहे वो कुफर यहूदियत की सूरत में हो, सहूनियत की सूरत में हो, या हिंदू की सूरत में हो, बुद्ध मत की सूरत में हो। हिंदू जितने भी जो काफिर हैं ये कुफर है, ये सारे मिल्लत वाहिदा है। और दूसरी जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये काफिर सारे जो है ये एक ही थैली के चिट्टे बट्टे हैं। तो उस हवाले से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई शरीयत, जिसे मिल्लत बैज़ा, शरीयत बैज़ा कहते हैं, यकीनन उसी में अमन आलम का राज पन्हा है, उसी शरीयत के अंदर इंसानियत की बका जो है वो पन्हा है। अच्छा मुफ्ती साहब, बिल्कुल बेशक आपने सही कहा। मैं चाहूंगी थोड़ा सा जरा मुझे अब ये बताइएगा, अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं कि वायरल हो रही है, एक भारतीय प्रोफेसर है जिसकी वीडियो है और इसने सिर्फ नमाज का तरीका बताया था कि नमाज आपने कैसे अदा करनी है, वो इसके लिए जुर्म बन गया है। और ये गुजरात की रियासत है जहाँ पे प्रोफेसर पर ये हिंदू इंतहा पसंदों ने वहशियाना तशद्दुद किया है। नमाज का तरीकाकार बताना था कि इस पर ये लातों घूसों की बरसात हो गई। मैं चाहूंगी कि ये थोड़ा सा जरा मुझे बताइएगा इसकी वजह क्या है। ठीक है, ये खुद को सेकुलर रियासत कहते हैं, यहाँ पर मज़ाहिब को आज़ादी है, लेकिन इतने ज्यादा हम तंग नजर क्यों होते जा रहे हैं, दिल इतने छोटे क्यों होते जा रहे हैं? बतौर इंसान ही अगर बात की जाए कि नमाज का तरीका बताना कौन सा जुर्म है जिस पर ऐसे मारेंगे आप? देखें, मैं यही अर्ज कर रहा था मेरी बहन के इस्लाम ही वो वाहिद रास्ता है कि जिसमें हर चीज के हुकूक को बयान किया गया है, जहां जानवरों के हुकूक से लेकर इंसानों के और फिर उसके साथ साथ बैनुल मज़ाहिब तमाम मजहबों के और तमाम चीज़ों के हुकूक को इस्लाम ने खुल कर बयान किए। ये जो इंडिया में हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, ये सिर्फ आज ही नहीं हो रहा है, ये पिछले 50 सालों 60 सालों को आप देख लें कि ये वक्फे से कभी कौन सी रियासत में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी पंजाब में, कभी कश्मीर में और मुख्तलिफ जगहों पर ये वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। और बुनियादी तौर पर ये जो हिंदू तवा है उनका तो एक माइंड सेट है, और वो हिंदू तवा उनका सिर्फ ये एक जुनूनी इंतहा पसंद एक ग्रुप, मजहबी ग्रुप नहीं है, बल्कि ये मोदी से लेकर नीचे तक उनकी पूरी की पूरी पार्लियामेंट ही इसके ज़ेरे असर है, और वो इंतहा पसंद जुनूनी हिंदू हैं। तो उनका तो रोजे अव्वल से यही एक नारा रहा है कि ये जो हिंदुस्तान है ये सिर्फ हिंदुओं का है, यहाँ से हमने आहिस्ता आहिस्ता या तो लोगों को काफिर यानी हिंदू बनाना है या फिर इससे यहाँ से जो है ना इनको निकालना है। तो ये आए रोज के जो मजालिम हैं, और आपको पता है कि एक कोई भी इंसान हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो,
वो अपने आप पर अपनी ज़ात के एतबार से, ख़ानदान के एतबार से, अपनी मईशत के एतबार से मज़ालिम को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन वो अपने मजहब और दीन के हवाले से जो ज़्यादतियाँ हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये तमाम कभी हिंदुओं, कभी जो हिंदुओं की छोटी ज़ातें हैं उनके साथ ये लोग कर रहे हैं जिनमें दल्लत हैं, और इसी तरह कहीं ईसाइयों के साथ हो रहा है, कहीं सिखों के साथ हो रहा है, और कहीं मुसलमानों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो बुनियादी तौर पर तो वो जो जुनूनी हिंदुओं का, यानी हिंदू तबाह का जो माइंडसेट है कि हमने हिंदुस्तान लेकिन अब पता है दुनिया काफी बदल चुकी है। मुफ्ती साहब, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, दुनिया काफी बदल चुकी है। अब आप कुछ भी करेंगे ना तो आपकी तंग नजरी, आपका मकरू चेहरा वो बेनकाब होगा। अब सोशल मीडिया का दौर है, आपकी हर हरकत जो है पूरी दुनिया ऑब्जर्व कर रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम हो और लोग वैसा ही समझें। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपने सरासल गुफ्तगू की है। हमारा दीन इस्लाम जो है वो सबसे बेहतरीन मजहब है, ये साबित होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, अमली तौर पर साबित हो रहा है। बातों से अब बात जो है वो आगे निकल चुकी है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त बड़े हसीन इंसान हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं कि फ़हीम और मैं सोच रहे हैं कि हम काले तो नहीं लग रहे। नहीं, इन्हें देख के तो वाकई हम लगने लग जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त इनकी स्किन है जिसके चर्चे जो हैं वो हर जगह पर ही हैं, हर सू हैं। और जब ये हमारे प्रोग्राम में आते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफादा जो है वो लिया जाए। बिल्कुल, हकीम शाह नज़ीर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे आज बहुत सारी बातें करनी है, स्पेशली ये जो आई इन्फेक्शन है कराची के बाद अब ये पिंडी में, लाहौर में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहावलपुर में फैल रहा है। उनसे बात करेंगे कि इसका इलाज अब क्या है और ये इसके फैलने की वजह क्या है। हकीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि देखें, जब हम कहते हैं ना कि जी हम हकीम साहब से दवाई लेकर आएँ, तो मतलब बड़ा छिड़ी हो जाता है ये सवाल, क्योंकि लोगों को तासुर ये जाता है कि जी हमारा पेट ख़राब है। उमूमन हकीम साहब के पास जो है वो आप पेट की फक्की के लिए जो है वो नॉर्मली जाते हैं ज़्यादातर लोग, बाकी भी जाते होंगे अलग अलग वजूहात पे। लेकिन आज जो है मसला आशोब चश्म, डेंगी और ये जो रेशा आपके सीने में हो जाता है, जिसे चेस्ट इन्फेक्शन या थ्रोट इन्फेक्शन जिसका बाइस बनता है, ये तीन बड़े मेजर इश्यूज हैं। क्योंकि ये जो रेशे वाला मामला है बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, और मौसम जब भी तब्दील होता है, ठंड से हम सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ते हैं या गर्मी से सर्दी की तरफ बढ़ते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन तीनों मसलों पर जो है वो आज हमें बताएं कि क्या हमें यूज़ करनी चाहिए जड़ी बूटी। देखें, इसी तरीके से इन्फेक्शन का जो जिक्र किया है आशूब चश्म का, तो ये इन्फेक्शन कराची से स्टार्ट हुआ, हैदराबाद यानी सिंध घूमता हुआ पंजाब मोटरवे से और आगे जाता जा रहा है। इसी तरीके से एक लिमिट होती है 2 हफ्ते की, जो कि आस्ते आस्ते ख़त्म हो रही है। लेकिन जिन लोगों को भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए। आँख बहुत नाजुक होती है, उसके ऊपर किसी किस्म के तजुर्बात ना किया करें कि जिस तरह पड़ोसियों ने कह दिया कि आप ये कर लें तो आप वही कर लें, तो ऐसा ना करें। जो आपका डॉक्टर है मशवरा करेगा, आप उससे मशवरा करें, किसी और से ना करें आप, ठीक है। और पानी जो है जैसे ठंडे पानी के छींटे लगाएं, और इसके अलावा जो आपको आशूब चश्म के जो दवाई है वो इस्तेमाल करें। हालांकि इसकी काफ़ी दवाइयाँ आती हैं, हम उनके नाम नहीं ले सकते हैं, वो कंपनीज़ की होती हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने आंखों के डॉक्टर से मशवरा करें। और एहतियात ये है कि जो ग्लासेस पहनते हैं, आप समझते हैं कि शायद दूसरे को नहीं लगेगी, वो लगती है। वो सिर्फ आप गिलासेस आपको ये सुकून देती है कि जो हवा लगती है आपकी आंखों से, पानी आता है, ये उसको रोक सकती है। यानी आपकी मदद हो रही है, सामने वाले के उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे लगेगी। अच्छा, अब एक बार मियाँ ये भी है हकीम साहब कि हमारे यहाँ मेडिसिन जो है ना वो शॉर्ट हो जाती हैं जब कोई बीमारी ज़्यादा फैलती है उसके लिए ना, तो उसके लिए मुझे बताएगा कोई टोटका आपके पास है या खास तौर पे आंखों के इन्फेक्शन के लिए? देखिए, इसके लिए तो इसका एक ड्रॉप मिलता है जो हर्ब्स का होता है, अक्सीर चश्म के ही नाम से मिलता है। अक्सीर चश्म किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिए और वो आप इस्तेमाल कीजिए 2-2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, तो इंशाल्लाह काफ़ी। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आज आपकी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो पहले तो ये बताइए कि ये किस चीज़ के लिए है और फिर बताइएगा कि ये क्या क्या है। देखें, अभी जो मौसम हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, आपने देखा होगा हवा थोड़ी सी तब्दील हुई है और इसमें धूल भी है, और इसमें यह है कि जो एलर्जी वाले लोग हैं उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। उनके लिए तो बड़ा मसला है। अस्थमेटिक एलर्जी हो गई या उनको साइनोसाइटिस एलर्जी हो गई, दोनों में इसमें गला भी ख़राब हो रहा है, बलगम भी आ रहा है, टॉन्सिल्स भी बढ़ रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जिन लोगों को खांसी, बलगम, नज़ला, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें एक ही टोटके से सही होंगी, और वो भी सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। तो उसके लिए आपने लेना है ऐसे 1.25 कप पानी, इसमें पानी मौजूद है, ठीक है जी, ठीक है। ये है बनफशा के पत्ते,
बनफशा शहतूत, बनफशा, बनफशा है, ओनली बनफशा। ओके जी, इसमें शहतूत नहीं है। ठीक है जी। ये लिया हमने 1 चाय वाला चम्मच। सही है। और ये है खाकसीर। खाकसीर, खाकसीर। अच्छा, ये जरा इसकी रॉ फॉर्म भी तो दिखाए ना, तो आपने पाउडर बनाया हुआ है। नहीं, ये पाउडर ही होता है। ये अच्छा, ये पाउडर दानेदार है। ये ओके ओके, ये दानेदार है। ठीक है, ये पाउडर नहीं है बिल्कुल। ठीक है। इसे खाकसीर और खूब कना भी कहा जाता है। खाकसीर, 1 चाय वाली चम्मच। ठीक हो गया जी। ये है मुनक्का। मुनक्का, अच्छा, तो काले आते हैं ना? काला भी मुनक्का होता काला है, मुनक्का लाल अलग भी होता है। फायदा देता है ये अलग? काला मुनक्का जो है वो काले अंगूर से बनता है, ये लाल अंगूर से बना। दोनों में कोई फर्क? अगर दोनों में से कोई भी अवेलेबल फर्क जो काले, जैसे बहुत बुरी खांसी आपको, तो फिर वो काला मुनक्का आप लें, उसके 10 दाने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें और 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। हर किस्म की जूनी खांसी आवाज आती है सीने में से, उसको खत्म करती है। अभी हमने 3 चीजें डाली हैं, बनफशा के पत्ते, खाकसीर और मुनक्का। इसको 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, जोश दे दिए, उतार के 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। ये बड़ों के लिए। छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे 7 साल 8 साल के बच्चे हैं, वो 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पिएं। इससे ज्यादा उम्र चलेगी 12 से आधा कप सुबह आधा कप शाम। 16 साल से ज्यादा हो 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं। अच्छा, वैसे हकीम साहब मुझे एक बात बताइएगा, ये जो मुनक्का होता है ये हम कितना एक दिन में खा सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोग ये जो, जैसे कि मैं सोचती हूँ कि मेरा वजन ना बढ़े ज़्यादा, तो मुझे जब मीठे की क्रेविंग होती है तो समटाइम मैं मुनक्का भी खा लेती हूँ। हाँ। लेकिन इसकी तासीर का मुझे नहीं पता और कितनी तादाद में खाना चाहिए मुझे ये भी नहीं पता। देखिए, इसकी तासीर गर्म होती है और दूसरा ये है कि ये बलगम रेशे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके 7 दानों से ज़्यादा ना खाएं। अगर इससे ज़्यादा खाएंगे कहीं लूज मोशन ना हो जाए, क्योंकि गर्म होती है। हाँ, और उसके साथ साथ ये आपके स्टमक के जो मामलात हैं उन्हें भी जो है वो रिजॉल्व करता है मुनक्का, क्योंकि उसके मसाइल पर भी, उनकी बंदिश के लिए भी जो है वो बंदा कहता है कि यार मुनक्का जो है वो आप रेकमेंड किया जाता है हिकमत में, ऐसा ही है? जी, कब्ज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और आम तौर पे आम जिस्मानी कमजोरी को भी दूर करती है। जो आपको सुस्ती कायली होती है उसको भी दूर करती है। भैया अच्छा हुआ आपने आम जिस्मानी कमजोरियां कह दिया, ताकि तासुर जो है वो सही गया। बाकी क्या चीज़ें रखी हुई हैं? दूसरी चीज़ ये है कि बुखार हो रहा है, मलेरिया या आम मौसमी बुखार या डेंगू की तरफ चले जाते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर बुखार आपका 2 या 3 दिन में कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिए। आपने लेना है, जिनको भी बुखार की कैफियत रहती है, एक होता है चोर बुखार, जो शाम होता है और बुखार होना शुरू हो जाता है, लेकिन थर्मामीटर में नहीं आ रहा, सुबह निकल जाता है, कैफियत होती है पूरी, ठंडे पसीने आ रहे हैं, लग रहा है कि हो रहा है, बार-बार हाथ लगा रहे हैं, बुखार है, अम्मी को बता रहे हैं अम्मी चेक करना, हो नहीं रहा। तो ये आपने लेना है ग्लो की लकड़ी। ग्लो? हाँ, ये ग्लो की लकड़ी है। ये आपने 1 इंच का टुकड़ा ऐसे 1.25 कप पानी में डालें, और ये है अजवाइन 1 चाय वाली चम्मच। सिर्फ 2 चीज़ें, ये भी गर्म होती है, और इसे उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप रोज़ाना शाम को पिएं, 3-4 दिन पी लें, हर किस्म का बुखार इंशाल्लाह खत्म होगा। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि हमारे नाजरीन हमें कॉल करके अपने मसाइल का हल पूछ सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे, और आप हमें कॉल कीजिए। हकीम साहब मौजूद हैं, आपको आपके हर प्रॉब्लम का जो हल है वो बताएंगे। अच्छा हकीम साहब, मुझे वैसे बुखार, मेरी बात सुन लें, आपने कहा अपने मसाइल का हल जो है वो आप स्क्रीन पे कॉल पे मिला लें। हाँ जी। चले, मैं अपने मसले दुखड़े कहाँ लेके जाऊं? आपका क्या मसला हो गया सर? सर, मैं कयूमाबाद में रहता हूँ और मेरे यहाँ पे पानी का बड़ा मसला बना हुआ है, तो और आप यकीन कीजिए इतना पानी नहीं है कि मैं मुंह धो सकता। मैं नीचे उतर के मैं मुंह धोया मैंने, और अगर टैंकर, अब पता नहीं हमारे शहर में से टैंकर कहाँ गायब हो गए। अब हुकाम बाला अगर देख रहे हैं तो चलो, अगर लाइन का पानी आप धाबजी से नहीं दे रहे हैं तो टैंकर तो दें। चले, हमारी रिक्वेस्ट है मेयर साहब से या जो भी देख रहे हैं कि भाई हकीम साहब का जो है वो पानी प्लीज बहाल करें, क्योंकि हकीम साहब जो है वो यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे नुस्खे जो हैं वो मुफ्त में जो है वो दे रहे हैं लोगों को, और घरेलू नुस्खे। बिल्कुल। और फहीम, आपको पता है हकीम साहब ने तकरीबन 1 हफ्ता पहले मुझे बताया था, तो पानी अगर ना हो तो कितना प्रॉब्लम होता होगा ये आपको अंदाजा है ही। तो अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि प्लीज हकीम साहब के इलाके में आपको 1 हफ्ते पहले बता देना चाहिए था, अब तक आ भी जाता पानी, तो सैलाब आ जाता उनके पास। नहीं आए ना, मेरे ज़हन से निकल गया। खैर इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, मैं तो ये सोच रही हूँ बगैर मुंह धोए अगर आप इतना चमक रहे हैं तो मुंह धो के तो पता नहीं फिर आप क्या गजब इससे पता है क्या सवाल क्या आने वाला है, वो भी मैं आपको बताता हूँ सारी साहिबा का। अब ये आने वाला है कि जी स्किन को अच्छा करने के लिए कोई जड़ी बूटी बताइए। देखें, स्किन को फ्रेश करने के लिए और दूसरा लिफ्ट करने के लिए। अच्छा, लिफ्ट? और जी हाँ, लिफ्ट भी करेगी और कलर को भी साफ करेगी। आपने जैसे अंडे खाते हैं, जी, अंडों के छिलके फेंके नहीं, उसको जमा करें, वो 20 ग्राम उसका पाउडर बना लें, ठीक है, और उसमें डालें आप 20 ग्राम हुस्ने यूसुफ, 20 ग्राम संदल पाउडर और 50 ग्राम उपटन, इनको मिला के मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं,
पूरे फेस पे यहाँ गर्दन तक लगा लें, मास्क 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें, 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप देखिएगा इस आधे घंटे के अंदर आपका कलर कितना साफ होता है। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा मुझे हकीम से ये बताएगा, अभी जैसा कि फ़हीम ने शुरू में बात की कि मौसम चेंज हो रहा है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, मेरा भी गला कुछ ठीक नहीं है, बस इस काबिल है कि मैं बात कर रही हूँ। जी जी। ये पक जाता है और दर्द होता है गला, क्या इस कहवे से ये भी ठीक हो जाएगा या इसके लिए मुझे कुछ मालिश अक्सर लोग करवाते हैं गले पे, देसी घी की करवाते हैं, कुछ लोग तेल की करवाते हैं, क्या बेहतर है? देखिए बाज़ लोग इसकी मालिश करवाते हैं, बाज़ लोग इसकी स्टीम ले रहे होते हैं। तो सबसे बेहतरीन, जिस तरह मैंने कहा ना, एलर्जी, गले में रेशा गिर रहा होता है, ये गला ख़राब करता है, इसमें तेज़ाबियत होती है। अगर ये मैदे की तरफ जा रहा होता है तो मैदे में जलन पैदा करता है। तो आपने जिस तरह हमारी एंटी एलर्जी जो होती है वो ये बनफशिया के पत्ते होते हैं। और आपने एक और चीज़ भी देखी होगी कि सुबह उठते ही 20-25 छींकें एक साथ शुरू हो जाती हैं, ये भी एलर्जी होती है, साइनोसाइटिस एलर्जी होती है। तो ये बनफशिया के पत्ते इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। बनफशिया के पत्ते 1 चम्मच और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिएं, 2 या 3 दिन पी लें। अभी हकीम साहब, हमें अख्तर साहब ने ज्वाइन किया है। अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? डस्का से आई थिंक इन्होंने ज्वाइन किया है। हेलो, हमारे साथ हैं। कॉल ड्रॉप हो गए, कोई नहीं जी। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर जो है एक मरतबा फिर आप फ्लैश कर दीजिएगा स्क्रीन पे प्लीज़। और हकीम साहब जो हैं, जब तक हम अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर सकते हैं जानने की जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये रेशे का जो है वो आपने हल बता दिया, एलर्जी भी इसी में आ गई है, सांस का एक मसला जो है वो इस एलर्जी से आ जाता है, जिसके अंदर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो हो जाता है, जिसके लिए उमूमन पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गई जी दवाई, इनहेलर का जो इस्तेमाल हो रहा है। अब उसका क्या टोटका है जी, उसे कैसे रिप्लेस किया जाए? क्योंकि उसके लिए भी सिनेरियो सेम है, धूल मिट्टी वाली हवा है, नाक का जो है बंद होना, सर में जो है वो आपका ये रेशा जमा होना। अच्छा, उसके लिए क्या किया जाए? इसका जवाब दीजिएगा। राव शकील गुजरांवाला से ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम राव साहब। जी वालेकुम। क्या पूछेंगे? मेरे पेट में अक्सर खाने के बाद गैस होता है। ठीक है जी, उसका हल बताइए। उसका हल बस आप टेलीविजन पे सुनिए उसका हल। सर इनके साथ वही मसला है जो 90% पाकिस्तानियों के साथ है, खाने के बाद बोला कि गैस हो जाता है। अगर ये बताते ना मेरे पेट में दर्द रहता है तो मैं कहता कोई बात रुकी हुई है, बता दो, पेट का दर्द खत्म हो जाए। ये भी है। तो अब गैस का बता दो। देखिए लोगों को भी गैस, अफारा, पेट का फूल जाना, खट्टी मीठी टिकारे आना या सीने पे बोझ महसूस होना, तो इसको ठीक करने के लिए और बदहज़मी को भी ठीक करने के लिए आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी है। सूखे लीमू 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, पुदीना 50 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच हर खाना खाने के बाद पानी के साथ। फ़ायदा आपको 10 मिनट में हो जाएगा। क्या बात है। अच्छा, इस वक्त हकीम साहब थोड़ा सा मुस्कुरा के दिखा दें जरा। क्या बात है सर, मुस्कुराना है, हुस्न का ज़ेवर, मुस्कुराना ना भूल जाया। नहीं भूलेंगे। आज मुस्कुराने का जनाब आलमी दिन है, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ये दिन मना रही है, तो हमने सोचा कि हम तो मुस्कुरा ही रहे हैं, जरा हकीम साहब को भी देखें मुस्कुराते हुए, तो बड़े अच्छे लग रहे थे आप। क्या बात। हर साल अक्टूबर के पहले जुमे को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का आगाज 1999 से हुआ था। तो साइंसी तहकीक के मुताबिक 2 मिनट की मुस्कुराहट के असरात इंसानी जिस्म पर इतने ही पड़ते हैं कि जितने कि 20 मिनट मुसलसल जॉगिंग करने से पड़ते हैं। चेहरे पर 126 मसल्स होते हैं। जब इंसान मुस्कुराता है तो तमाम मसल्स हरकत में आ जाते हैं और मसाम खुल जाते हैं, जिसकी वजह से मुस्कुराहट और खुशी में इंसान के चेहरे का रंग ही तब्दील हो जाता है। आज के दिन दुखों परेशानियों को भूलें और हमारे साथ खुलकर मुस्कुराएं। मजीद मुस्कुराना कितना जरूरी है। मोटिवेशनल स्पीकर उमैर जालियावाला इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम टू आवर शो। गुड मॉर्निंग उमैर। उनसे आप कह दें मुस्कुराए, मैंने हकीम साहब से कहा। नहीं, मेरे ख्याल में उमैर जो है वो जब भी हमें ज्वाइन करते हैं मुस्कुराते ही रहते हैं, और देखें इस वक्त भी वो खिलखिला के जो है वो मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो ये जानना चाहूंगा उमैर साहब, मैंने ये सुना है भाई, चार्ली चैपलिन की ज़बानी सुना है, वो कहता था कि उसे बारिश में घूमने का बड़ा शौक है और उसकी वजह यह है कि जब वो बारिश में निकलता है तो लोग उसके आंसू नहीं देख पाते। तो जो शख्स बज़ाहिर बहुत ज्यादा मुस्कुराता है अंदर से बड़ा दुखी भी होता है। हम चाहेंगे कि इस मरतबा बात ऐसी की जाए जो दिल पर आए, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये तो एक गजल में भी है कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। बेशक। तो मुस्कुराहट जो है वो आप जानते हैं बहुत ताकत रखती है। आपने ऑलरेडी फैक्ट भी बताया, आज इंटरनेशनल स्माइल डे भी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या हम खुश होते हैं तो मुस्कुराते हैं या हम मुस्कुराते हैं तो खुश होते हैं?
सही बात है। अच्छा वैसे मैं आपको उमर साहब एक बात बताऊं, हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सी सिचुएशन होती है। जी हम मुस्कुराते हैं तो हम खुश होते हैं, मेरा ये मानना है। आप अभी तजुर्बा करके देखें, मुस्कुराएं तो आप देखेंगे आप खुश महसूस करेंगे। आप जितनी बड़ी मुस्कुराहट निकालेंगे उतनी ज्यादा खुशी महसूस करेंगे, और जितनी मुस्कुराहट आपकी शक्ल ऐसी हो जाएगी उतनी खुशी भी कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट ताल्लुक है आपका। और दूसरी बात जो मैंने कही वो हम सोचते नहीं है, लेकिन अक्सर चीजों पे हम पहले मुस्कुराते हैं और खुश महसूस करते हैं। बड़ी मशहूर कहावत है कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। स्माइल करें तो ऑटोमेटिकली खुशी अंदर आ जाती है, आपके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको रिलैक्स करते हैं, काम करते हैं। मुस्कुराने वाले लोगों को दिल की अमराज कम होते हैं, स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं, ज्यादा जिंदगी जीते हैं, ज्यादा लोगों से ताल्लुकात क्रिएट करते हैं, जॉब इंटरव्यूज में ज्यादा कामयाब होते हैं, और जनरली आम महफिलों में ज्यादा मैग्नेटिक यानी मकनातीसी सलाहियत रखते हैं। लोग उनकी तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि लोगों को खुशी पसंद आती है। सही बात है। अच्छा उमर साहब, मुझे लगा शायद आप थोड़ा रुक गए हैं तो मैंने आपसे एकदम सवाल किया। उमर साहब, हम लोगों ने पता नहीं क्यों एक आदत अपना ली है कि हम वैसे तो मुस्कुराना शायद भूल गए हैं, प्रॉब्लम्स को या फिर ज़िंदगी के मसाइल को, फ्यूचर की दौड़ को हमने ज़्यादा सर पर सवार किया हुआ है। हम मुस्कुराते उस वक्त हैं कि जब हम ये खुशी महसूस करते हैं कि हमने दूसरे वाले का मजाक बना लिया, दूसरे वाले को थोड़ा इरिटेट कर दिया या 6 लोगों में उसको थोड़ा जलील कर दिया, तो हम एकदम मुस्कुराएंगे। हालांकि कहा यह जाता है कि आप मजाक इस तरह का करो कि जिसके साथ आप कर रहे हो वो भी मुस्कुराए, बजाय इसके कि बस आप और आपके साथ जो 4 मौजूद है वो मुस्कुरा रहे हैं और वो बेचारा सीरियस बैठा हो या फिर थोड़ा सी शर्म महसूस कर रहा हो। जरा इस पर मैं चाहूंगी थोड़ा सा बताइएगा। जी, बहुत अच्छा पैटर्न आपने आइडेंटिफाई किया। ये काफ़ी होता है कि ग्रुप्स में लड़कों की संगतों में लड़का आता है या लड़कियों की संगतों में कोई एक लड़की आती है और फिर पूरा ग्रुप उसका मजाक उड़ाता है, और उस बंदे ने भी ये माना हुआ होता है और ग्रुप में भी लोगों का ये बिहेवियर मुसलसल रहता है। तो दूसरों पर हंसने के बजाय दूसरों के साथ हंसने वाली जो आपने बात की, मुस्कुराने वाली बात की, तो इसका मतलब ये है कि मैं किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर से इतना कमज़ोर हूँ, मैं इतना अपने आप को छोटा समझता हूं कि मैं आपका मजाक उड़ाऊंगा। जब आप नीचे हो जाएंगी, लोग हंसेंगे तो मैं भी मुस्कुराऊंगा क्योंकि मेरी स्टेटस मेरे दिमाग में ऊपर हो जाती है। तो ये एक बहुत बुरा नफ्सियाती पैटर्न है और इसको तोड़ने की जरूरत है। और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ और शुक्र करने वालों के साथ बहुत अच्छा रिवॉर्ड देते हैं। तो शुक्र यही है। इस लम्हे अगर आप अपने आप को देखें, आप बहुत सारे लोग हम में से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, दिल धड़क रहा है। सिर्फ इन बातों पे अगर आप सोच लगाएं तो आपके अंदर एक शुक्र आ जाता है और आप मुस्कुराएंगे कि एक ज़ात है जिसने आपको इस कायनात में भेजा है, इतनी हसीन कायनात में। आप अपने मसाइल के साथ साथ भी ये सलाहियत रखते हैं कि आप शुक्र कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दुनिया भी जो है इसने भी ख़त्म हो जाना है और इसमें आपका यही शुक्र आपको आगे कामयाब बनाएगा। तो ईमान वाला जो है वो किसी भी लम्हे अपने आप के साथ ऐसे रवैये पे नहीं आता कि वो उम्मीद हार जाए। उम्मीद हारना इस फिर स्ट्रेस, फिर सडन में आ जाना। और कुछ लोग हैं जो मुस्कुराते ही नहीं है पूरा पूरा दिन, तो यकीनन वो खुशी नहीं एक्सपीरियंस करते। अच्छा, वो फादर फेस लेके घूम रहे होते हैं, वो जो पुराने जमाने के अब्बू नहीं होते थे जो कि घर में आते थे और पता चलता था कि जी बस अब्बू आ गए, सारी चीजें बंद कर दो, बिल्कुल आप एकदम टेंशन होकर बैठ जाओ जी। वो उसके साथ वो वाला जो फादर फेस जो होता है ना, एक फादर फिगर होता है, एक फादर फेस होता है, वो फादर फेस लेके घूम रहे होते हैं। खैर, ये जो आपने बात की ना अभी, ये दोस्तों वाली और ये जो होता है कि जी रिकॉर्ड लेना एक बंदे के, तो इसे अगर तजलील की हद तक नहीं है और सिर्फ तफरी की हद तक है तो आम तासुर दोस्तों में दिया जाता है कि जी एवरी डॉग हैज अ डे, और वो बंदा ये कह के चुप हो जाता है कि जी मेरा भी आएगा एक दिन। खैर सारी जरा मुस्कुरा के तो दिखाइए। एवरी डॉग हैज अ डे देन इट्स फाइन, बट यूजुअली देयर इज ओनली वन डॉग। हां, ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेल सेड। अच्छा उमर साहब, मुझे ये बताइए कि ये हंसने का जो आलमी दिन है ये 1999 से मनाना शुरू किया गया है, इससे पहले ये हंस क्यों नहीं रहे थे? ऐसा क्या हो गया था जी, इतना बड़ा सदमा कि जी इतने साल गुजर गए, 99 में जाके एहसास हुआ कि यार हंसना चाहिए, आगे मिलेनियम लगा पड़ा है। ऐसे देखें कि उससे पहले लोग हंसते मुस्कुराते थे, खुश होते थे, फिर नहीं हुए तो रिकग्नाइज करना पड़ा कि बड़ा जरूरी है। हो सकता है ये तारीख हो। तो जैसे जैसे हमारा सफ़र आप जानते हैं कि स्पीड पकड़ा, हम शहरों में बस गए, हमारे लाइफस्टाइल्स चेंज हुए, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों से खुश हो गए जो दूर हो गए जो कि हमें खुश करती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हम सिर्फ जिस्मानी मखलूक तो नहीं है, हम रूहानियत रखते हैं और हमारी रूह की जो ग़िज़ा है वो कुदरत के अंदर पाई जाती है। पहाड़ों में, समंदरों में, खेतों में हम को एग्जिस्ट करते हैं पूरे नेचर के साथ, लेकिन हमारे शहर ऐसे नहीं डिज़ाइन, हमारे काम ऐसे हैं जिन्होंने हमारी
आप समझें कि सारी जिंदगी हमसे छीन ली है। हमारी ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई हैं कि हम सारा वक्त उसकी परेशानी में लगे रहते हैं, बजाय इसके कि जो टेबल पे मैसर हो उसको खुशी से दुआ के साथ एंजॉय करें। बिल्कुल। अच्छा, वैसे उमैर साहब बड़ी अच्छी बातें। बिल्कुल उमैर साहब, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है वो आज के इस दिन से गुफ्तगू की है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। हकीम साहब, मुस्कुराने के लिए आखिरी बहुत ही क्विकली चाहूंगा मैं कि मुस्कुराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि आपकी बत्तीसी जो है वो बाहर आ जाती है, उसका खूबसूरत होना जरूरी है, उसका कोई फार्मूला बता दें। देखें, उसके लिए ये है कि जैसे दांत साफ नहीं हो रहे हो तो उसमें मुस्कुराहट में ये वाज़ेह नजर आती है, तो आपने लेना है अनार का छिलका, या आप लेने 50 ग्राम, और काली मिर्च 50 ग्राम, लाहौरी नमक 50 ग्राम, इनको मिला के पाउडर बनाएं और इससे मंजन करें आप, इंशाल्लाह ताला आपके दांत अच्छे हो जाएंगे। और दुनिया में एक चीज रहती है कि एक माफ करना और माफी मांगना सीख लें, आपकी मुस्कुराहट वैसी अच्छी हो जाएगी। ये बड़ी आपने अच्छी बात की है कि अगर आप माफ करना शुरू कर दें, वो खुद ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। दिल बड़ा करें, छोटा दिल होगा, परेशान रहेंगे आप। बिल बड़ा हो जाता है, हमारा दिल बड़ा नहीं हो पाता। और उमैर साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सब मुस्कुराते हुए ब्रेक ले लेते हैं ना। हम लाफ्टर देंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। हाँ जी, वेलकम बैक। जी फहीम, बात जब स्माइल डे की हम बार बार कर रहे हैं तो तफरीह के बगैर तो मुमकिन नहीं है। हाँ जी, तो सुनाए फिर कोई जोक। नहीं, मैं एंटरटेनमेंट की बात कर रही हूं। एंटरटेनमेंट में जोक होता है। सहरिश आपको जोक सुनाने वाली है जी लाइव स्क्रीन के ऊपर, बहुत बहुत मुबारक आपको। सहरिश, हाथी चींटी वाला सुना दे। देखिए ये फहीम, मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम में जो खास चीजें हैं वो रह जाएंगी। नहीं रहने दें, आप जोक सुनाए भाई, स्माइल डे है भाई, क्यों नहीं सुनाएंगे आप। चलें, खैर कोई मसला नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ये जोक जो है वो हम सुन के डिलीट कर देंगे बाद में। अभी जो है जी नाज़रीन बात कर लेते हैं एंटरटेनमेंट की, जैसा कि बताया सहरिश ने। कीजिए जी जनाब। पंजाब में जो मियारी थिएटर ड्रामे है ना, वो पेश करने का आगाज हो गया है, और लाहौर आर्ट्स काउंसिल में कल से पंजाब के तारीखी जो हीरो हैं दुल्ला भट्टी की जद्दोजहद पर मबनी ड्रामा पेश किया जा रहा है जी। इस हवाले से मजीद जानने के लिए बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर साहब जो हैं हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइन, वेलकम टू द शो। मोइन, आपको हमारी आवाज? जी मोइन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपके इल्म में है कि चंद रोज़ कबल पंजाब के जो कमर्शियल थिएटर्स हैं उन पर पाबंदी आयद की गई थी, इसलिए कि इन थिएटर्स के ज़रिए फहश जुमलों का तबादला, फहाशी का जो फ़रोग है वो दिया जा रहा था। तो पंजाब आर्ट्स काउंसिल और लाहौर आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से अब लाहौर में एक म्यारी थिएटर जो है पेश करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और दुल्ला भट्टी जो पंजाब के एक हीरो हैं उन पर मबनी एक थिएटर जल्द लाहौर आर्ट्स काउंसिल में देखने वालों को मिलेगा। डायरेक्टर आसमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस ड्रामा के पीछे क्या प्लान है आपका, क्या सोच थी जो आपने कहा कि मुझे ड्रामा पेश करना है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक अच्छी बात के लिए आपने मुझे टाइम दिया। एक्चुअली आप सारों को पता ही है कि जो ड्रामे का जो मयार, जो जिस तरह कमर्शियल ड्रामा हमारा बिगड़ चुका हुआ है, जिस तरह हमारी फैमिलीज़ और हमारे जो बच्चे हैं ड्रामे से दूर हो गए हैं, ये एक बड़ी अच्छी एक इंटरटेनमेंट, एक सस्ती तफरी कहा जाता था कि शाम के टाइम आप जाके 2-3 घंटे आप फैमिलीज़ के साथ एक अच्छा मयारी ड्रामा देखते थे, जहाँ पर आपको कुछ ऐसा मैसेज मिलता था जो एक इस्लाही ड्रामा होता था। वो तो अब मेरा ख्याल है कि इसकी उम्र मेरा ख्याल कोई एक बालिग बच्चे जितनी होगी है, क्योंकि मैं कमर्शियल ड्रामा करती थी, मुझे ड्रामा छोड़े हुए 17 साल हो गए हैं। ये बताएं, सुनने वालों को बताएं पंजाब का हीरो क्या है। 17 साल हो गए जी, बिल्कुल। और देखिए सहरिश के अभी कुछ अर्से पहले जो है वो लाहौर में ड्रामों पर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि कुछ ऐसे ड्रामे जो हैं वो वहाँ पर परफॉर्म किए जा रहे थे। अहमद शाह साहब भी हमारे साथ थे, आर्ट्स काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया कि वो अलहमरा के भी मेंबर हैं, और वहाँ पर ये पाबंदियाँ लगने के बाद एक बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो ड्रामा आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अभी मोइन ने बताया है हमें। बिल्कुल जनाब, और फ़हीम के पास एक बड़ा ज़बरदस्त जोक है, मैं चाहूँगी कि वो आपको सुनाए, क्योंकि मैंने तो नहीं सुनाया, तो मैंने इनको बोला कि आपने बात किया तो आप ही सुना देंगे। यानी जो बकरे ने मारा है बकरी को सींग, तो बकरी भी मारेगी बकरे को सींग, सींग इज किंग वाला माहौल हो गया। खैर नाज़रीन, मेरे पास कोई जोक नहीं है, मैं तो सिर्फ एक सच्चा सा आदमी हूँ। एक कहानी छोटी सी जो है वो आपको सुना देता हूँ, एक छोटी सी कहानी कि जी एक कुम्हार की स्टोरी है ये। कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो बेचारा अपने मिट्टी के बर्तन बना के थक गया एक रात को, तो उसने क्या किया, अगले दिन सुबह अपने गधे पे लाद के वो ये बर्तन ले जाया करता था। गधे को उसने कहा कि चलो मैं चहलकदमी कराता हूँ छत पे। अब वो गाँव के घर की छत पे लेके चला गया गधे को, और जब नीचे आने की उसने
कोशिश की तो गधे ने नीचे आने से इनकार कर दिया। सहरिश साहिबा, हुआ क्या कि कुम्हार अकेला नीचे आ गया और गधा जो है वो ऊपर छत पे रह गया। थोड़ी देर के बाद उसने महसूस किया कि गधा छत पे लाते मार रहा है, जिसकी वजह से छत टूट सकती थी। इस वजह से गधे को नीचे लाने की गर्ज से कुम्हार ऊपर भागा गया, लेकिन गधा बजिद था और उसने नीचे आने से मना कर दिया। और बिलाखिर तंग आकर के गधे ने एक दुलत्ती मारी कुम्हार को। कुम्हार सीढ़ियों से गोल नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद उसने मंजर अपनी आंखों से देखा कि गधे ने छत को तोड़ दिया और छत से गधा नीचे गिर गया। सीढ़ियों पर गिरा कुम्हार। उसके जहन में दो बातें आ रही थी जो उसने सोचा कि नहीं होनी चाहिए थी। एक, गधे को कभी भी मकामे बाला पर नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरी, गधा खुद को मकामे बाला पर पहुंचाने वाले को भी गिरा देता है और यह गैर सियासी कहानी है। बात ठीक है। अब यकीनन वर्ल्ड स्माइल डे पर आपके चेहरे पर स्माइल आई होगी ये जोक सुनने के बाद। अब उनसा भी हमारा इंतजार कर रही है। वेलकम टू आवर शो। गुड मॉर्निंग उनसा। कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों ठीक ठाक हैं। आप अभी अभी सो के उठी हैं, मुझे पता चल गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जी स्माइल डे पर भी उनसा बहुत ही ज्यादा खिलखिला के मुस्कुरा रही है माशाल्लाह। हाँ, दोनों की बातें सुन के इतना मजा आ रहा है। और मैं वैसे भी लाइव शो देख रही थी आपका, तो इतनी मजे की वो वर्ल्ड स्माइल डे के हिसाब से आप लोग बातें कर रहे थे, तो वो खुद ब खुद चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी। तो बस ये मुस्कुराहट हम चाहेंगे कि आपके चेहरे पे भी थ्रू आउट रहे जब तक आप हमारे साथ हैं। तो जल्दी से जरा बता दें कि सितारे क्या कह रहे हैं मियां साहब की वापसी के हवाले से। अरे पहले मैच प्लीज। आज मैच जरूरी है क्योंकि जी मियां साहब की वापसी तो 21 तारीख पर है ना, देख लेंगे होगी भी है नहीं ये पूछना है। हाँ, तो पहले जरा मैच का तो पता चल अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है जी। मैच के कार्ड क्या कह रहे हैं? नेदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान। कौन सा? नेदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान। ओके ओके ओके। तो पाकिस्तान के कार्ड निकाले, नेदरलैंड के तो खिलाड़ियों के भी नाम 2-3 के याद है। पाकिस्तान के लिए किंग का कार्ड आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और बड़ा अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर नेदरलैंड की छुट्टी करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि नेदरलैंड के लिए जो कार्ड है वो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो वो तलवारें लेकर जो है वो पवेलियन से बाहर जा रहे हैं। तो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पाकिस्तान की फेवर में जाएगा आज का मैच। जबरदस्त यार। टॉस का भी बता दे फिर लगा तो, ताकि कल जब हम परसों जब शो पे मुलाकात हो आपसे मंडे को, तो हम आपको बता दें जी आपने ये सही कहा था या गलत। ये तो आपने ज्यादा कर लिया। हाँ, बस टॉस किसकी फेवर में जा रहा है? अच्छा, मुझे लग रहा है कि टॉस जो है ना वो नेदरलैंड जीतेगा क्योंकि बड़ा कार्ड हैरोफिल्ड का कार्ड है। हालांकि दोनों मेजर कार्ड्स आए, पाकिस्तान का भी मेजर कार्ड है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे टॉस जो है वो नेदरलैंड जीतेगा। चलो जी, टॉस नेदरलैंड जीतेगा, मैच पाकिस्तान जीतेगा। ठीक हो गया। अब उनसे ये बताइएगा कि मियां साहब 21 तारीख को वापस आ रहे हैं या डॉक्टर्स उनको रोक के रखेंगे? ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। मियां साहब जो हैं वो जी कार्ड तो बड़ा पॉजिटिव है, सन है और मियां साहब की एनर्जी बहुत हैप्पी एनर्जी नजर आ रही है। खुश हैं बहुत वापसी के लिए और बहुत पुरजोश हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आने के लिए और पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। मेरे ख्याल से बैग भी पैक करके रखी है। क्या बात है। सन का कार्ड है जी, तो सामान उनका तैयार है और मुझे लग रहा है कि वो आ जाएंगे। टिकट में से कट चुकी थी, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि चीजें कब तब्दील हो जाएगी पता थोड़ी चलता है। वैसे रूट तो उन्होंने चेंज किया है ना सहरिश कि अब उम्रा करते हुए आ रहे हैं ना। पहले तो उम्रा करते हुए नहीं आ रहे थे, पहले तो डायरेक्ट अबू धाबी से आ रहे थे। हाँ, ट्रैवलिंग तो नजर आ रही है। देखिए यहाँ पे ये घोड़ा है जो सफर की तरफ रवाना है, तो ये आएंगे जरूर, आते हुए जरूर। अगर 21 अक्टूबर को नहीं तो चंद दिन के बाद आ जाएंगे, लेकिन उनका आना मुझे लाजमी लग रहा है। हम कब जा रहे हैं? सितारों का हवाल दीजिए ना, बाकी लोग कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कुछ बताएं। कहाँ जा रहे हैं? इसकी बात करते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो बड़ी पॉजिटिव आने वाला टाइम नजर आ रहा है। पैसा है, शादी की सिचुएशन बन सकती है, एरीज वालों की खुशियां मिल सकती हैं, मैच्योरिटी आ रही है, बहुत सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। टॉरस वाले जो हैं वो थोड़े से मतलब जैसे कि कोई ऑफर आएगी लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कानों के थोड़े कच्चे हैं, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं टॉरस, और दूसरों की लोगों से मशवरा नहीं करें बल्कि अपनी अकल का इस्तेमाल करें। जेमिनाई वाले कंफ्यूजन्स बहुत हैं उनके माइंड में, अनसर्टेनिटी रहेगी लव में, रिलेशन में, शादी में, कारोबार में। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, अनसर्टेन, कंफ्यूजन्स। और जो लियो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कोई नौकरी का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं। प्रपोजल्स तो आ रहे हैं लेकिन जल्दी कोई फैसला नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं।
कैंसेरियंस क्या बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी है कैंसेरियंस की, आने वाले टाइम में शादी फिक्स हो रही है, कारोबार में पैसा लगाएंगे तो कामयाबी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है कैंसेरियंस के लिए। वर्गो जो है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की लेन देन है, या जिनकी लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो कम्युनिकेशन से मसले हल हो सकते हैं, प्रपोजल भी आ सकता है वर्गो का। वर्गो के बाद है लिब्रा। लिब्रा वालों का एक तो ट्रैवल है, सफर है, दूसरा ये है कि कुछ लोग उससे फ्रॉड कर सकते हैं, उनको चीट कर सकते हैं, और उनको थोड़ा सा मतलब ये है कि केयरफुल रहना चाहिए, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करें तो बेहतर है। लिब्रा के लिए यहाँ सफर है और बहुत सारे लोगों के साथ मुलाकातें, मीटिंग्स, कम्युनिकेशन, बहुत एनर्जेटिक लग रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं लिब्रा वाले आने वाले टाइम में। स्कॉर्पियंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो भी विश करेंगे वो पूरी होगी स्कॉर्पियो की। और दूसरा मैच्योरिटी आ रही है, कोई अहम फैसला ले सकते हैं अपनी शादी से रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, फाइनेंशियली कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ऑलरेडी अगर बिजनेस कर रहे हैं जो स्कॉर्पियंस उनको फायदा होगा। सफर पे कब जा रहे हैं ये भी तो बताएं। डबल माइंडेड हुए हैं स्कॉर्पियंस ट्रैवल के, अंग्रेजी वाला सफर आ रहा है जी स्कॉर्पियंस के। हाँ, अभी सफर में ऐसा लगता है डिले है, जल्दी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई न्यूज मिलने वाली है। कोई अगर आपने वीजा वगैरह कुछ ऐसा या इरादा किया है ट्रैवल का, लेकिन उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। सेजिटेरियस वालों के इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। अगर आपके काम वक्त पर नहीं हो रहे तो थोड़ा सा किस्मत पर छोड़ दें, फोर्सफुली चीजों को करने की कोशिश मत करें। कैप्रिकॉर्न जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स, सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं तो भी आपने सोच समझ के फैसला करना है, वरना आपको शादी में भी लॉस हो सकता है और पैसों के हवाले से भी नुकसान उठा सकते हैं। हाँ जी, तो सोच समझ के काम करते हैं। कैप्रिकॉर्न के बाद है एक्वेरियस 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक तो ट्रैवल है एक्वेरियस वालों का, और दूसरा ये है कि बहुत बिजी रहेगा ये टाइम, बहुत सारे काम कर रहे हैं, और कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, कोई जॉब करना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए। कोई और अपॉर्चुनिटी जब तक आपको ना मिले, घर में किसी के साथ आर्गुमेंट, कोई बहस हो सकती है। पाइसेस वालों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये कार्ड अच्छा होता है किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रपोजल आ सकता है, शादी के जो मसले मसाइल हैं वो थोड़े बहुत बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। घर में शादी की तैयारियां, बातचीत हो रही है शादी के हवाले से। बिजनेस या जॉब में थोड़ी बहुत जैसे सैलरी इंक्रीज हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकती है। सैलरी इंक्रीज हो सकती है। कौन से पाइसेस 3 महीने लेट हो। अच्छा, वैसे मतलब गए पैसे भी वापस आ सकते हैं? गए पैसे किसके? पाइसेस के, स्कॉर्पियोस के, कैप्रिकॉर्न्स के। हाँ, पैसा पैसा हर जगह पैसा है। पैसा क्या है? हाथ का मैल है, छोड़े आप। पैसों की हमें फिक्र ही नहीं है। पैसे निकलवाने का भी तो आर्ट होना चाहिए, होता है। ये बात भी आपने बड़ी अच्छी की है। अच्छा वंसा, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई को लेकर कुछ कार्ड्स तब्दील हुए? महंगाई, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, अथॉरिटी, एम्परर का कार्ड है। अथॉरिटी, जो हायर अथॉरिटी कोशिश तो कर रही है कि किसी तरीके से महंगाई को कम किया जाए, लेकिन ये ओवरऑल पूरी दुनिया का ये इस वक्त जो है प्रॉब्लम है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में ज़्यादा जो वो है लोग, थोड़ा सा जो लोअर क्लास है उसको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है इस चीज़ का, लेकिन ये एम्परर का कार्ड है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि महंगाई जो है वो कंट्रोल हो सके। जबरदस्त। अच्छा, कल हमारे साथ जो है ना वो सैरिश जाफरी साहब थे, तो उन्होंने हमें जो है ना वो बताया राहु और केतु की उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है ना, तो उन्होंने कहा कि जी 18 नवंबर तक जो है ये बैड फेसेस जो है पूरी दुनिया के अंदर ही रहेंगे, जो हादसा की शक्ल में भी हो सकते हैं और महंगाई की शक्ल में भी, जिसे अभी जो है वो उनसा जो है वो सेकंड कर रही हैं
कि जी ये हुआ है। सो थैंक यू सो मच उनसा, आप हमारे साथ थी। और नाजरीन, अब हीरो पाकिस्तानी का वक्त हो गया है आपसे मिलवाने का। और हीरो पाकिस्तानी जो है वो आज एक ऐसे पाकिस्तानी जोड़ा है जिन्होंने 8000 मीटर से जायद बुलंदी की जो है पहाड़ पर जाकर, क्या नाम है जी पहाड़ का, बताइए? माउंट मनासलो पर कौमी परचम लहराकर मुल्क का नाम रोशन किया। ये अनम और अहमद हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर और मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। सर सबसे पहले तो मुझे एक चीज बताइए भाई, हमने देखे हैं बड़े रोमांटिक लोग और बड़े एडवेंचरस भी देखे हैं, तो रोमांटिक लोग जो हैं वो जा रहे हैं जी आपका आईफल टावर की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, ये कपल इतने पहाड़ की बुलंदी पर चला गया है। सर ये क्या था, कोई पहले से कमिटमेंट था, कोई वादे थे जिन्हें वफा होना था और अब जा करके हुए, ये माजरा क्या हुआ है? नहीं तो आपको ये रोमांटिक क्यों नहीं लग रहा? मतलब ये रोमांटिक नहीं है पहाड़ की चोटी सर करना, मेरी समिट पे इकट्ठे होना। एक साथ अगर दोनों मोहब्बत करने वाले कहीं भी जा रहे हैं ना तो वो रोमांटिक ही है। और पहाड़ जाहिर है कि इनका एक अपना करिश्मा होता है, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फ़हीम ने जो बात की है ना, वो आमतौर पर जो अक्सर हम लोगों की सोच होती है कि तुझे लंदन पेरिस घुमाऊं, इस तरह के वादे होते हैं ना पहले। अभी आप लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, बाकायदा ऑक्सीजन मास्क, अगर हम देख रहे हैं वहाँ पे शॉर्टेज होगी जरूरी है, और आप लोग इग्लो में बैठे हुए हैं, तो ये इतने ज्यादा एडवेंचरस किस्म का जो एक आप लोगों ने वे आउट चुना है, इस पर लोगों को बशमुल मेरे मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मैं बस ये जानना चाह रहा था कि ये आपने अभी डिसाइड किया या शुरू से ही आप लोगों का ऐसे कुछ प्लान था? अच्छा, एक तो ये कि इन्होंने कहा कि पहाड़ रोमांटिक हो सकते हैं, ऐसा मौका भी आता है कि एक दूसरे को धक्का देने का दिल भी करता है और बहुत ज़्यादा यही हम जानना चाह रहे थे प्लान हो जाता है। बट ये प्लान ऐसा कोई बहुत पुराना नहीं है, सिर्फ इतना है कि जब हमारी शादी हुई तो हमने हनीमून का प्लान किया, तो हम नांगा पर्वत के बेस कैंप पे गए। तो वो तब से ही हम एज हस्बैंड वाइफ जो है, जब भी थोड़ा सा ना मौका ढूंढते थे, कोई एक छुट्टी मिलती थी थोड़ी सी या नहीं भी होती थी, वीकेंड के ऊपर हम ट्रैकिंग के लिए चले जाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैकिंग जो है वो फिर लंबे लंबे ट्रैक्स पे जाना शुरू हो गए हम, 2-3 हफ्ते के। तो इवेंचुअली टारगेट मेरा जो है ना वो इससे थोड़ा सा कम 6000 मीटर का था। तो अगस्त के महीने में मैंने अपना वो टारगेट पूरा किया और मैंने वो 6000 मीटर की एक पीक समिट की पाकिस्तान में। तो दैट वाज इट। लेकिन इन्होंने कहा जी नहीं, मैंने इससे आगे जाना है। मैंने कहा मैं भी साथ चलता हूँ, क्योंकि मैं वो 6000 कर लिया था तो कॉन्फिडेंस भी था कि अब 8000 भी कर सकते हैं। तो फिर एज अ कपल वी डिसाइडेड कि हमने मनासलू जाना। सही, ज़बरदस्त। अच्छा अनम, अभी फिर प्लान क्या है? मतलब अब आप लोग, जाहिर है अहमद तो बैरिस्टर भी हैं, जाहिर है इनकी प्रैक्टिस वैसे भी चल रही होगी, आपका प्रोफेशन इसके अलावा क्या है और क्या एज एन माउंटेनियर भी आप करने का सोच रही है अपने करियर को लेकर, या सोच रही हूँ कि भाई अब इसी में आगे जाना है? इससे आगे इंशाल्लाह इसी लेवल का एक और पहाड़ इंशाल्लाह करना है। और बाय प्रोफेशन मैं फोरेंसिक साइंटिस्ट हूँ और 2 बच्चे भी हैं, तो ये सब चीज़ें साथ साथ लेकिन मैनेज करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जाऊंगी कहीं। मतलब आप फोरेंसिक साइंटिस्ट जाएंगे कहीं, और वो जो हैं जनाब बैरिस्टर हैं, तो ये बड़ा कुछ लॉ अबाइडिंग से जो है वो रिश्ता माशाल्लाह से चल रहा है। खैर अच्छी बात है, आप लोग जाएं और भी जो है वो सर करें। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पहुँचने में या ये जो 8000 पूरा करने में कोई हर्डल्स आए आप लोगों को, कोई ऑक्सीजन की जो है वो शॉर्टेज आई, या किसी तरीके से कोई ऐसे मसाइल आए खुदा न खास्ता जिसकी वजह से आप लोगों ने सोचा हो कि यार ये थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो गया? बिल्कुल, वो समिट पे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मेरी जो स्पेयर ऑक्सीजन बॉटल थी वो डिफेक्टिव निकली। तो उसमें जब मेरे शर्पा ने वो लगाया तो उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। तो वो एक छोटा सा मोमेंट था जिसमें इट वाज वेरी स्केरी ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे से अगर आप ऑक्सीजन लेके ऊपर आए होते हैं तो आपकी बॉडी आदी नहीं होती उतनी कम ऑक्सीजन की, तो बड़ी जल्दी इट कैन बिकम वेरी डेंजरस और फेटल भी। तो बट खुशकिस्मती थी क्योंकि ये साथ थी, इनकी स्पेयर बॉटल मेरे पास मौजूद थी, तो इनके शर्बा ने फिर वो जल्दी से चेंज करके इनकी बॉटल लगाई और फिर उसको यूज़ करके मैं नीचे वापस आया। जबरदस्त। अपनी सांसें दे करके उन्होंने आपको बॉटल समिट के करीब इनको दे सकूं। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताइएगा, जब आप लोग वहाँ पहुँचे
अनम स्पेशली आपसे मैं कहूँगी क्योंकि आपका ये प्लान था कि और आगे भी जाना है, तो फिर आपके हस्बैंड ने आपके साथ कोऑपरेट किया और आप लोग आगे गए। वहाँ पहुँचकर फीलिंग्स क्या थी? वहाँ पहुँच के बहुत ही अनरियल सा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने समिट कर लिया है और यही समिट है। मुझे ऐसा लग रहा था शायद इससे आगे कुछ जाना है या कुछ और करना है, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और उज़ैर के केस में ये था कि उज़ैर जो थे वो उज़ैर की आंखों में आंसू भी थे और उज़ैर कह रहे थे कि नहीं जल्दी जल्दी बस वापस नीचे चलो समिट पे पहुंच के ना। मैं मतलब चाह रही थी कि और पिक्चर्स हों और वीडियोस हों और कुछ मैं बोलूं वहाँ पे, बट उज़ैर का था कि जल्दी जल्दी बस नीचे जाएं। अनम लोग बड़े पैशनेट होते हैं जो ये काम कर, आप लोग माशाल्लाह नीचे 2 बच्चों को भी छोड़ के गए थे और इतना एडवेंचरस इतना रिस्की काम जिसका आप लोगों ने प्लान किया, तो मेरा ख्याल है इसीलिए उज़ैर को ये परेशानी होगी कि बस अब ये कर लिया, आपको मैंने कुछ कर दिया, भागो नीचे। उज़ैर ऐसा ही है। और बेगमान की तस्वीरों वाला सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, ये चलता ही रहता है, ये ना खत्म होने वाला। मैंने इनको यही कहा, एग्जैक्ट मेरे अल्फाज थे, मैंने कहा कि भाई सिर्फ सबमिट करना टारगेट नहीं है, जिंदा वापस जाना भी टारगेट है। और उस टाइम हवा बहुत ज़्यादा थी समिट पे, -45-50 टेम्परेचर था और तो मैंने मेरे कहा बस अब चलें बस बहुत। उज़ैर ने एग्जैक्टली यही कहा कि नहीं बस मेरे हाथ भी फ्रीज हो रहे हैं, बस जिंदा वापस जाना है, चलें वापस। मैंने कहा मैं एक तो सोलो पिक्चर ले लूं, नहीं वापस चले बस फौरन से बस इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका यही प्लान है अनम कि आप लोगों ने इसी पर दोबारा से जाना है, कोई और पहाड़ होगा लेकिन मीटर्स यही होंगे, तो आपको बेस्ट ऑफ लक और खैरियत से वापस आप आइएगा वहाँ से भी, फिर इंशाल्लाह फिर से आपको लेंगे हम। तो अहमद उज़ैर और अनम उज़ैर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं तो बल्कि अभी बैरिस्टर साहब से हमारे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं बैरिस्टर साहब से पूछने वाला था कि ऐसा कोई मुमकिन है कि जी वहां पर छोड़ करके जो है वो वापस आया जा सके। बस वही ये इस तरह की तस्वीरें खींचने का जो है ना एक मामला, ये वाकई हर शौहर के साथ मसला हुआ है, बट वी स्टिल लव आवर वाइफ्स। तो नाजरीन आज के लिए हमें इजाजत दे दीजिए क्योंकि वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। टिल देन मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज। और मैं भी कहूंगी मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।